Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me Nadia Khan and Zohaib Hassan. Zohaib Hassan जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आप कैसी हैं नादिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो चलान्स को लेके ना डरी सहमी क्या बताऊँ, रोड पे ना एक अच्छी और बहुत अच्छी बात है। ऐसे दुबई में भी जब हम होते थे तो थोड़ा सा ना एक अलर्ट रहते थे। रिस्पेक्ट तो है ये लॉ के लिए, लेकिन साथ साथ जो है ना डर बड़ा जरूरी है। डर के आगे जीत है और वही जीत अब इंशाल्लाह कराची में हम देखेंगे, क्योंकि सब डर से गए हैं। और देखिए तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरें खिंच रही हैं। ऐसी नहीं है, इतना घबराने की क्या बात है। आप बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या कर दिया, और ये सब कोई घबराने की बात नहीं है। हेलमेट पहनना है बाइकर्स को, और जो एक स्पेसिफाइड स्पीड है उसमें बाइक चलानी है। पहला चालान तो माफ है। इसमें क्या है, ऐसी बात क्या है? पहली गलती माफ है। हैरानी परेशानी की बात क्या है? परेशानी की बात थोड़ी सी जो अजीब अब शराय फैसल पे आप जा रहे हैं, 60 की स्पीड मेंटेन करें गाड़ी वाले और मेंटेन करते हुए निकल जाए। जब आहिस्ता आहिस्ता ना हम जरा ट्रैफिक वालों को भी बताएंगे कि जी हमारे मसाइल क्या है, तो फिर वो भी उनका ख्याल रखें। जैसे स्पीड लिमिट के साइंस होने चाहिए ये और नहीं है। मैंने रोड पे कहीं नहीं देखे, कोई रेयर शाज़ नादर कोई कोने में होगा तो बार बार लगाएं ताकि आपके सामने स्पीड लिमिट आए। तो देखते हैं शराय फैसल पे नहीं, आप सही नहीं है, मैं बता रही हूँ ना, तो है नहीं तो आपको याद कैसे आएगा? बार बार आएंगे हर मिनट के बाद तो आप अलर्ट होंगे। ये और दूसरा है कि डिफरेंस है अमाउंट्स में बहुत ज्यादा। पंजाब में अगर 200 है तो यहाँ 5000 का फाइन है। वो क्यों? क्या हम बहुत ज्यादा कमा रहे हैं ये, या हम टैक्स कम दे रहे हैं? ये क्या वजह है? नहीं, बस वही जैसे हमने कल बात की थी, इसकी एक ही मुमकिन तौर पे वजह सामने आती है कि आप इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बना दें, फाइन्स इतने ज्यादा हो ताकि दोबारा से ये ट्रैफिक वायलेशन ना हो। शायद ये मकसद हो सकता है, लेकिन हमारी नजर में थोड़ा ज्यादा है। काफी 5000 रुपए ओवर स्पीडिंग पे बाइक का चालान थोड़ा ज्यादा। ये ना लोग ना अपनी बाइक छोड़ के साइड पे कहें जी हमें चलानी नहीं है, रखो आप बाइक ही हमारी 25,000 हमने इंस्टॉलमेंट देके 5,000 तुम इंस्टॉलमेंट दे रहे हो। फाइन्स तो ऐसे हैं जो बाइक की मालियत से भी ज्यादा हैं। हाँ, वही बात है। तो खैर ये हम बताएं कि अच्छा, तो अब आपने बात छेड़ दी है, तो चले ये ट्रैफिक चालान की बात करेंगे और लोगों का क्या कहना है वो भी दिखाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी खबर है। और ये पीर मोहम्मद शाह साहब जो है डीआईजी ट्रैफिक, जो कल हमारे साथ थे, उनकी अपनी गाड़ी का चालान हो गया। अरे नहीं जी, उनके ड्राइवर चला रहे थे और सीट बेल्ट नहीं लगाई थी उन्होंने, तो ये एग्जाम्पलीफाई भी कर दिया एक तरीके से उन्होंने कि कोई भी हो, डीआईजी ट्रैफिक भी हो, तो वो बच नहीं सकते। उनके ड्राइवर चला रहे थे गाड़ी, बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, इसकी वजह से उनका चालान हो गया। तो देख सकते हैं आप। खुद जब बेल बजती है ना, मैं कहती हूँ आ गया, चालान आ गया, चालान आ गया। ये तो खुशी खुशी है। पहले चालान की तो जरा खुशी करें ना, जरा वायलेशन करें ना, क्या पता कर भी दियो। तो मतलब ये कि वो बस ये होता है ना कि बस कि इट्स वर्किंग, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि सिस्टम इज वर्किंग। लेकिन मैं बहुत सही, ऑनेस्टली मैं बहुत ख्याल करती हूँ। जी, अच्छा, लेकिन और बहुत सी जगहों पे अब वो सिस्टम की ज़्यादा बेहतरी होगी कि बहुत सी जगहों पे ऐसा है कि जहाँ सिस्टम भी नहीं है और वहाँ चालान भी आ रहे हैं। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने कि वहाँ अभी सिस्टम नाफिज नहीं हुआ और वहाँ से चालान आ रहा है। तो ये ख्याल है। अच्छा जी, आज शो पे क्या है हमारे? आज हम अफगान और पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो टॉक्स थी वो तो खत्म हो गई हैं और उसके बाद बयानात का सिलसिला जारी है। अब वज़ीर दिफा ने एक और बयान दिया है, वाज़ेह तौर पर उन्होंने मौक़िफ़ दिया है कि भाई इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, अब हमने तो कार्रवाई करनी है। और यहां तक बात आ रही है कि अगर अंदर जाके भी कार्रवाई कोई करनी पड़ी हमें, तो हम जरूर करेंगे दहशतगर्दी के खिलाफ। हमारी अगर स्टेक पर है, आपने हमारी सरजमीन को स्टेक पर लगा दिया है, या फिर वहां से दहशतगर्दी होगी, तो फिर हमें अंदर जाके भी अगर कार्रवाई करनी पड़ी तो हम करेंगे। बिल्कुल, और जब टॉक्स खत्म हो जाती हैं तब एक्शन का टाइम आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस पर हम बात करेंगे कि क्या ये सिनेरियो किस तरफ बढ़ रहा है और क्या मीडिएटर्स और वो जो फैसिलिटेटर्स थे वो क्या अब आगे बढ़ेंगे और कुछ मामला हल कराएंगे या नहीं कराएंगे। फिर हम गाजा की सिचुएशन की बात करेंगे, जिसपे नेतन्याहू ने तो हुक्म दिया ओपन वायलेशन। ये जब चाहे कोई भी अपना इल्जाम लगा सकते हैं कि जी हमारे इजरायली को मार दिया, किधर मारा, क्या कोई प्रूफ हो, या तो चलो क्रिएट भी कर लेते हैं ऐसी चीजें, लेकिन इनको कोई जो है ना कोई रोकता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, अपनी खुद ही वजह बना के ये जब चाहे जितने भी हैं फलस्तीनी और मासूम को मार सकते हैं, और ये किया है इन्होंने अभी। और यूएस के मिनिस्टर्स वो भी ये कह रहे हैं कि देखिए ना, वो ये कह रहे हैं हो सकता है कि इस्राएली सोल्जर को हमास ने मारा हो, जिसकी वजह से रिटेलिएशन हो रही है। हाँ, तो उसके यानी रिटेलिएशन में 100 लोग मार दें आप सिविलियंस, और अब हो सकता है कि सिविलियंस को उसके रिएक्शन में हो सकता है कि बुनियाद पर टेंटेटिव। देखिए क्या बात। खैर, इसकी हम बात करेंगे गजा, और फिर कराची में चालान की तो बात हमने कर ही ली है, तो मजीद भी इसके बारे में कि भाई कितने मजीद चालान हो गए कल से अब तक। और फिर कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल मनाया जा रहा है, बल्कि जो कि 1 महीने से ज्यादा रहेगा।
30 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक ये होगा नदीम। अच्छा। और दुनिया भर से 144 ममालिक के वहां पर परफॉर्मर्स आएंगे, आर्टिस्ट आएंगे। रौनक है। वैसे भी हमारा आर्ट्स काउंसिल इतना खूबसूरत है और जब इस तरह की यहाँ रौनकें होती हैं जरूर जाएं, देखें, बच्चों को भेजें, एक अलग ही समा होता है। बिल्कुल ऐसे, ब्यूटीफुल, बिल्कुल ऐसे ही है। और एक महीना चलेगा तो मैं तो जाऊंगा। हाँ, तो एक आर्टिस्ट हमारे साथ भी है आज के शो पे, आप जरूर देखिएगा। डोमी फॉरेस्ट हमारे साथ होंगी, स्वीडन की आर्टिस्ट है। फेस्टिवल वेयर कल्चर कम्स अलाइव। स्वीडन की आर्टिस्ट है, ग्राफिटी करती है वो, या म्यूरल, वो जो आर्ट है वो करती है। पोस्टर कितना खूबसूरत है, एआई से कितने प्यारे प्यारे पोस्टर बन रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, बेहतरीन है। तो वो हमारे साथ होंगी, स्वीडन की आर्टिस्ट, तो वो जरूर देखिएगा शो। उसके बाद फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान की लेडी एस्ट्रोनॉट की अचीवमेंट, क्या है वो अचीवमेंट, उसकी वो भी हम बताएंगे कि ये इस मैदान में जरा पाकिस्तान पीछे अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तानी हैं, एस्ट्रोनॉट हैं, और ये स्पेस में कुछ मेडिसिन और ये बीमारियों और डिजीज और उस पे कुछ काम कर रही हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही नहीं समझ आई, बात करूंगी तो समझ आएगी। हाँ, बात करेंगे तो समझ आएगी, बिल्कुल ऐसे बात करेंगे तो बात बनेगी ना। अच्छा जी, और फिर पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के जबरदस्त हिदायतकार, डायरेक्टर फारूक रिन साहब हमारे साथ होंगे। क्या बात है आज के शो पे, आप स्पेशल तैयारी कितने स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं। स्वीडन से आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, फिर फारूक रिन साहब, जिनको कौन नहीं जानता। तो मैं इतनी फैन हूँ। फर्स्ट टाइम ज़ोहिब जब मैंने इनका ड्रामा देखा, बागी सबा कमर का, जो कंदील बलोच के ऊपर उन्होंने बनाया था, इतना कमाल। और मैंने कहा ऑनेस्टली, मैं आपको बताऊँ, मैंने कहा था यार मुझे इनसे मिलना है, आई होप कभी मैं इनसे मिलूँ, इनसे बात हो। बहुत अच्छा, मैं अपना बहुत मसरूफ डायरेक्टर तो हैं ही, साथ साथ नहीं इंटरव्यूज देते आपको टीवी पे, सोशल मीडिया पे बोलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो एक्सक्लूसिव आज 365 पे हमारे शो पे, राइज एंड शाइन पे, फारूक रिन जो हैं साहब। तो फिर आप क्या फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर मीटिंग विद फारूक? फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग, आई एम सो एक्साइटेड। क्या बात है, आई एम आल्सो एक्साइटेड। जबरदस्त। मुर्शिद, अगर मैं बताऊं लास्ट अभी अगर उस ड्रामे की बात करें तो उस सुपरहिट ड्रामे के डायरेक्टर हैं ये, उनसे बातें करेंगे एक्सक्लूसिवली ऑन आवर शो। सुपरहिट ड्रामा के सुपरहिट डायरेक्टर फारूक रिन हमारे साथ होंगे। और फिर अमेज़न ने भाई 14,000 लोगों को निकालने का कहा है कि वो सोच रहे हैं इस बारे में, अभी फैसला तो नहीं किया है। उनके एंडी जोशी हैं, उनके जो अमेज़न के मालिक हैं, और उन्होंने कहा है कि भाई क्योंकि एआई आ गया, एआई की वजह से जॉब्स वगैरह मल्टीटास्किंग हुई, एआई ने सब कुछ संभाल लिया। लेकिन फिर भी इतनी घबराने की बात नहीं, जब डिटेल आपको बताएंगे, नंबर्स बताएंगे, स्टैट्स बताएंगे, तो इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। तो तकरीबन 15 लाख के करीब एम्प्लॉयज हैं। हाँ, बताएंगे, चल ठीक है, ओके। तो ये हमारे शो पर है आज, बहुत ही मजे का इंटरेस्टिंग इशू होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले अहम तरीन इशू पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अफगान रिजीम के मुज़ाकरात में नाकामी के बाद अहम बयान दिया है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने, और उन्होंने कहा कि हमारी सरहदी हुदूद की अगर खिलाफ वर्जी हुई तो हम भी फिर भरपूर हमला करेंगे। अफगानिस्तान के अंदर भी जाकर जवाब देना पड़ा तो वो हम देंगे। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान से कल शाम को मामला मुकम्मल हुआ है, साजिशों पर भी ये चीज़ आया हो गई है कि काबुल की नीयत क्या है। काबुल की नीयत में फतूर सब पर आया हो गया है, और भारत के साथ जो इन्फ्लुएंस है बाकायदा नजर आ रहा है। तो जनाब, हमें ज्वाइन किया एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट है। खालिद साहब, गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर आपको। सर, ख्वाजा आसिफ तो पहले से उनके बयानात आ रहे थे, वाज़े तौर पर वो बयानात दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ये कह दिया कि अगर ऐसा होता है तो फिर हम सॉवरेनिटी वगैरह नहीं, फिर तो ज़ाहिर है आप जंग में हमारे साथ आएंगे, तो अंदर जाकर भी अफगानिस्तान में कार्रवाई करना पड़ी, दहशतगर्दों के खिलाफ तो हम करेंगे। बहुत शुक्रिया नादिया ज़ुएब, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये जो सिचुएशन राइज हुई है, ये हमारा किया जरा इसमें कुछ नहीं है जी। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की। आपने देखा था कि जब हमने इतने जनाजे उठाए शोहदा की, जाहिर है हमारे पे कर्ज होता है, खासतौर पर उन फैमिलीज का जो वो पीछे छोड़ जाते हैं। और हमने इतना नुकसान उठाने के बाद जब हुकूमत पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि हमने भी एक प्राइस इम्पोज करनी है, तो हमने एक प्रिसीजन स्ट्राइक्स की शक्ल में बहुत मैसिव किया, एक्यूरेट किया और टाइमली हमने फिर टारगेट किया। और इसमें भी मैं वो प्राइड नहीं लेता जो हमने हिंदुस्तान की तरफ प्राइड लेते थे, क्योंकि ये हमारी कंपल्शन थी। हमने अपनी सोवरेनिटी की एक कीमत जो चुकाई थी वो बहुत ज्यादा होती जा रही। और उसके बाद एक नोट करें, एज ए स्टूडेंट स्ट्रेटजी में ऐड करते चलूं कि आमतौर पर जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होते हैं तो आप सीज फायर नहीं करते, और खासतौर पर गुरीला वॉरफेयर और जो टेररिस्ट होते हैं उनके खिलाफ सीज फायर इसलिए नहीं करते कि उनको रीलोकेट करने का टाइम मिल जाता है, अपने एसेट छुपाने का टाइम मिल जाता है, कैमोफ्लेज करने का टाइम मिल जाता है, और डिसीव करने का टाइम मिल जाता है। लेकिन इसके बावजूद अमन के लिए हमने ना सिर्फ सीज फायर किया, बल्कि दोहा में पहले मुज़ाकरात हुए, और मुज़ाकरात होने के बाद जब दूसरा राउंड हुआ तो मैं थोड़ा एप्रीहेंसिव उसी वक्त से था, क्योंकि ऐसे मुज़ाकरात में इतना टाइम नहीं दिया जाता।
होता ये है, जो मेरी नजर में वही हुआ जो डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, कि फिर वो एक नेगोशिएशन टूल के तौर पर या एक लीवरेज के तौर पर वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन्होंने, कि यानी हमसे एक लीवरेज लेने के बाद वो शायद इंडिया से शेयर करते थे कि हमें तो ये सख्ती आ रही है, तो आप हमें कैसे फैसिलिटेट करेंगे या इस टेंशन से कैसे निकालेंगे। तो बेहतर एक उनको लीवरेज दे दिया जाता था या बार्गेनिंग चिप दे दी जाती थी, फाइनेंशियल कह लें या बहुत सारी चीजें। तो ये बड़ी बदकिस्मती है। अभी भी मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसे हालात हों कि हमें ये करना पड़े, क्योंकि हम 40 साल से इन्हीं लोगों की प्रोटेक्शन करते आए हैं। मैं एज ए यंग फाइटर पायलट, जब मेरी पहली पोस्टिंग पेशावर में हुई थी, तो यही अफगान रिफ्यूजीज लाखों की तादाद में बॉर्डर के पास थे, इनके टेंट्स थे। अफगानिस्तान की तरफ से जब सोवियत यूनियन ने कब्जा किया हुआ था, तो उनके फाइटर जहाज इनको बॉम्बिंग के लिए आते थे, और हमें पेशावर में मेन हमारी ड्यूटी उन दिनों होती थी इन्हीं लोगों की प्रोटेक्शन करना। तो ये वो एयरफोर्स है जो इनको 40 साल नहीं तो कई दहाइयों तक प्रोटेक्शन करती रही है, जब तक सोवियत यूनियन वहां था। तो वही एयरफोर्स अगर दोबारा इनके खिलाफ इस्तेमाल हो, तो मैं खुद भी ऑब्वियसली कर नहीं चाहूंगा, और रिलक्टेंटली हमें करना पड़ेगा। लेकिन जब जाहिर है अपने मुल्क की सॉवरेनिटी का मसला आ जाए, तो मजबूरी में ऐसा करना पड़ेगा। जी खालिद साहब, बुरी खबरें तो आज सुबह भी हैं, इन लोगों की जो तकरीबकारियां हैं वो चल रही हैं, तो पाकिस्तान आपके ख्याल में किस किस्म का जवाब देगा और कब देगा? 6 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। जाफर एक्सप्रेस का भी था, उसके बारे में भी था। तो ये रिपीटेडली ऐसे अटैक्स चल रहे हैं इनकी तरफ से, कहीं भी कोई गैप नहीं आ रहा कि जैसे इतनी ज़बरदस्त इनको कोई बैकिंग मिल रही है और कहा जा रहा है कि जी आप करते रहें ऐसी तकरीबकारियाँ। तो वही बात है कि हम कब जवाब देंगे फिर, और किस किस्म का जवाब होगा? देखिए, ये एक कैश स्टार्व्ड कंट्री है जिसके पास पैसे नहीं है। उनके लिए जो इंस्टेबिलिटी है वही उनको स्टेबिलिटी करती है। वो समझते हैं कि अगर जितनी इंस्टेबिलिटी रहेगी, दुनिया के मुल्क हमारे आते रहेंगे, हमें कैश या दूसरे इंसेंटिव देते रहेंगे। और खास तौर पर मई के महीने में जो हमने हिंदुस्तान के साथ किया, तो आपने देखा कि हिंदुस्तान बहुत एम्बैरेस्ड है। उसके लिए ये बहुत आसान एग्रीमेंट या सौदा लगता है कि आप अफगानिस्तान की तरफ से टेंशन क्रिएट करें, खुद एक त्रिशूल नाम की अपने साउथ ईस्ट में पाकिस्तान की एक्सरसाइज करें और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। दूसरा, अफगानिस्तान की इस तरफ से भी ये करने की कोशिश करें कि टू प्रॉन्ग हमारे अंदर एक स्ट्रैटेजी वो अपनाई हुई है। कैपेबिलिटी वाइज देखिए, हमारी मुसल्लह अफवाज किसी तरह भी डिजाइन नहीं की जाती कि हम दो फ्रंट पर लड़ेंगे। हिंदुस्तान स्पेसिफिक होती हैं, हमारे वॉर ऑब्जेक्टिव उधर भी होते हैं, हमारे सारे प्लान उसी तरफ होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सलाहियत नहीं है। सलाहियत हमने दिखा दी है। अभी हमारे पास जो डाटा मैं कंफर्म कर सकता हूं, जो पिछली स्ट्राइक्स भी हुई थी वो इतनी वेल कैलकुलेटेड थी कि शायद 100 टारगेट प्रपोज किया जाता था तो उसमें से 10 अप्रूव होते थे फाइनल स्ट्राइक के लिए। वो इसलिए कि हम बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होमवर्क करते थे, उसकी सर्वे करते थे, उसकी रैकिंग करते थे, उसका डाटा, इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सब कुछ इकट्ठा करने के बाद कोई स्ट्राइक क्लियर की जाती थी। ये नहीं था कि हम इंपल्सिव थे कि कोई स्ट्राइक हमें कोई कह दे कि वहां हाइड आउट्स हैं तालिबान के, तो जाकर स्ट्राइक हो जाती थी। ऐसा नहीं था। तो हम इतने मयर्ड करते थे, और अभी भी शायद मैं यही चाहूंगा कि ये मयर्ड ही किए जाएंगे, क्योंकि हमने एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट उनको बतानी थी। शायद उन्होंने मिसलीड किया था हमारे हौसले को भी या हमारी काबिलियत। तो जहां जहां नजर आएंगे डाटा हमारे पास बहुत ज्यादा है, जिसको कहते हैं मैसिव इंफॉर्मेशन डाटा। इनके हाइडआउट्स, इनके ट्रेनिंग कैंप्स, इनके हुजरे, इनके सारे के सारे कंपाउंड हमारी मुसल्लह अफवाज के पास हैं, हमारी इंटेलिजेंस के थ्रू। तो उनको जब चाहेंगे वो टारगेट कर सकेंगे। लेकिन मैं फिर भी दुआ करता हूं कि ऐसी सिचुएशन ना आए, क्योंकि सबसे ज्यादा इस वक्त जो खुशी की लहर है वो हमारे मशरकी बॉर्डर पर ज्यादा है। जी सर, मुझे ये बताएं कि ये तो इन्फिल्ट्रेट करते हैं, बॉर्डर बहुत बड़ा है, बॉर्डर पर सर क्या स्पेशलाइज्ड कोई हिकमत अमली होगी? क्योंकि देखे ना, इससे पहले ये हो चुका है कि शहरों में ये आ जाते हैं, फिर इनको अनफॉर्चुनेटली फैसिलिटेटर्स भी मिल जाते हैं, अबेटर्स भी मिल जाते हैं, एडर्स भी मिल जाते हैं। तो हमें यहां भी कॉम्बिंग ऑपरेशन मजीद तेज करना पड़ेंगे मेन सिटीज में, ताकि हम इस सूरत हाल को रोक सकें। जी, अब देखिए, ये ट्रू पॉन्ग हमें भी करना पड़ेगा। एक हमें इंटरनली करना पड़ेगा, बिकॉज सबसे ज्यादा उनकी स्ट्रैटेजी यही है कि हम 3 फ्रंट पर लड़े। एक हम हिंदुस्तान के साथ लड़े, एक हम अफगानिस्तान के साथ लड़े, और एक इंटरनली लड़े। जाहिर है इंटरनल उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन, जो बिल्कुल ठीक आपने कहा कि उनके वेटर्स हैं, वो उतनी जगह उनको स्पेस दे चुके हैं ऑलरेडी। जिनको कोमिंग करना बहुत जरूरी है, उनको फिल्टर करना बड़ा जरूरी है। और सबसे ज्यादा मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम अफगान जो रिफ्यूजीज होते हैं वो दहशतगर्द होते हैं, लेकिन उनके गांव में हमने हिस्ट्री में देखा है कि इन्फिल्ट्रेट करना सबसे आसान होता है, क्योंकि मोस्टली वेपन सब कैरी करते हैं।
तो ये वेपन्स की आइडेंटिफिकेशन करना कि कौन पीसफुल वेपन कैरी कर रहा है, कौन दहशतगर्दी के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, बहुत मुश्किल होता है। और ये ऑनगोइंग होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और स्टैंडर्ड एक पॉलिसी के तहत मेरा ख्याल है हमें बॉर्डर्स पर भी चेकिंग बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी, एयरबोर्न सर्वेलेंस वगैरह बहुत ज्यादा हमें कॉन्सेंट्रेट करनी पड़ेगी, अनमैन्ड ड्रोन्स और दूसरी चीजों को इस्तेमाल करना पड़ेगा और जाहिर है इंटरनली जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। बिल्कुल जी सर, गॉड फॉरबिड जंग की सूरत में अफगानिस्तान के क्या लेवरेजेस हैं, क्या उनके एडवांटेजेस हैं उनके पास, और या क्या कहते हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो जरा बताइएगा। देखिए उनके पास एडवांटेज पहली तो ये है कि वो दहशतगर्दी करते हैं और जिसको गुरिल्ला टैक्टिक्स, जब भी कोई गुरिल्ला टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है उसके पास ये एडवांटेज होता है कि वो टाइम अपनी मर्जी का चूज करता है, टारगेट अपनी मर्जी का चूज करता है, मेथोडोलॉजी या तरीकाकार अपनी मर्जी का यूज करता है कि उसने सुसाइड करना है, कोई और फायर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये कंसंट्रेशन अपनी मर्जी की करता है कि किस लेवल का उसने दहशतगर्दी करनी है, स्टैंड अलोन करना है या बहुत मैसिव है या मिलिट्री का कोई यूनिट पर जाना है। तो ये इनिशिएटिव बहुत ज्यादा टेररिस्ट के पास होता है। जो उनके पास डिसएडवांटेज है वो ये है कि उनके पास अभी एयरबोर्न या एयरफोर्स वाला कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। एयर पावर ना होने का बहुत बड़ा एक हमें उनके एडवांटेज ये है कि हम अपनी मर्जी की सर्वेलेंस करके, रेकी करके, रिकन्फर्म करके, डाटा इकट्ठा करके और बहुत ज्यादा प्रिसीजन अटैक, ये उनकी सोच से भी ज्यादा प्रिसीजन अटैक हो सकते हैं। क्योंकि मैं खुद एयर हेडक्वार्टर ऑपरेशंस में अभी रिसेंटली मैं देख कर आया हूँ कुछ ऑपरेशंस जो पास्ट में हमने किए थे कुछ चंद साल पहले, वो इतने प्रिसाइज होते हैं कि आप टाइम भी नहीं देते और उसमें एरर का मार्जिन भी नहीं। जी बिल्कुल। तो ये मैं ध्यान कराना चाहता हूँ कि इस डोमेन में नहीं ले जाना चाहिए। अभी भी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कोई सेंस प्रिवेल करे, बिल्कुल बिल्कुल दुआ ये। अच्छा सर, अभी यानी जब टॉक्स हो रही थी तब भी कार्रवाइयां हो रही थी, दहशतगर्द आ रहे थे, उनको वासिल जानूम किया जा रहा था। अभी भी ISPR की तरफ से बताया गया कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां की हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। ये 18 दहशतगर्द वासिल जानूम किए हैं, ISPR का ये बताना है। तो सर हम तो खैर मुस्तैदी के साथ वॉचफुल हैं, तो इन कार्रवाइयों से मुताल्लिक भी बताइए कि आप ये बढ़ रहे हैं, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई देख रहे हैं आप हर गुजरते दिन के साथ। ज़ोएब, मुझे याद है एक दफा आपके प्रोग्राम में मैं हाजिर हुआ था, तो आपने जब यूं ही मई का बंद हुआ था हमारा सारा एस्केलेशन हिंदुस्तान के साथ, हमने 7 जहाज उनके मारे थे, तो आपने सवाल किया था कि अभी आपको वे फॉरवर्ड क्या लगता है। तो उसी वक्त मैंने अर्ज किया था कि देखिए वे फॉरवर्ड मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तान प्रॉक्सी वॉरफेयर में जाएगा, क्योंकि बॉर्डर्स पर हवाओं में तो वो मुकाबला नहीं कर सके, 7 जहाज डाउन हुए, जमीन पर सफेद झंडे लहरा दिए, समुद्रों में वो निकलने की जरूरत नहीं हुई, तो एक ही ऑप्शन बचती है, वो है प्रॉक्सी वॉर, यानी हमारे दुश्मन को इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। और मैं मई में अर्ज किया और अब वही अनफोल्ड हो रहा है, क्योंकि इनके स्लीपिंग सेल्स मौजूद होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करते रहते हैं, वही लोग जो हमारे इर्द गिर्द रह रहे होते हैं उन्हीं को ये फंडिंग करते रहते हैं। तो जब ये चाहते हैं उनको स्लीपिंग सेल्स को ट्रिगर कर देते हैं कि चलें जी अब आप एक्टिवेट हो जाएं और इतने पैसे और ले लें और ये आपका इंसेंटिव। ये इवन एग्रीमेंट हो भी जाए तो ये बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है, जिसका मैं पिछले सवाल के जवाब में अर्ज कर रहा था कि कंटिन्यूस एफर्ट करनी पड़ेगी ताकि कोमिंग की जा सके। जी एक और चीज मुझे बताइएगा सर, यानी इससे पहले जब अफगान वॉर हमने देखी तो इसमें एक बहुत ही एक बात तो ठीक है, जिहाद का बड़ा उन्होंने जो है ना एज ए टूल लिवरेज इस्तेमाल किया उसको, कि जिहाद हो रहा है, इस्तेमार की कुव्वतों के खिलाफ, इस्तेमार हमलावर है हमारे ऊपर, इस्लाम की कुव्वत और ये। लेकिन अब जो पाकिस्तान के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट किया है, अब ये टूल भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और अब हमारे इस मुल्क में पाकिस्तान में हम लोगों को किस तरीके से ये बताएं कि भाई ये दहशत गर्दी है जिससे हम लड़ रहे हैं, और जिहाद अगर हो रहा है तो हमारी तरफ से हो रहा है। जी, जिहाद का तो ये आलम है कि वो फिर उस मुल्क में जाते हैं जहां मुसलमान वो आपको मानते ही नहीं है, आपको टेररिस्ट कहते रहे। हिंदुस्तान में अभी उनके मिनिस्टर गए थे फॉरेन अफेयर मुत्तकी साहब, और सारे उन्होंने कॉम्प्रोमाइजेस कर दिए जाके। ये वही हिंदुस्तान है जो कहता था कि ये दहशतगर्द है, ये वही हिंदुस्तान है जो कहता था हमारा एयर इंडिया का जहाज हाईजैक किया टेररिस्ट ने, हम बदला लेंगे। ये वही है जिसकी बॉम्ब हुई एम्बेसी तो उन्होंने कहा हम बदला लेंगे। ये वही है जिनका दानिश सिद्दीकी एक जर्नलिस्ट कत्ल हुआ तो हिंदुस्तान ने कहा तालिबान ने मारा है, हम बदला लेंगे। तो आप नोट करेंगे ये उन्हीं के पास जाकर बैठ गए यूनाइटेड नेशन से स्पेशल वेवर लेकर, और वेवर इसलिए लेकर कि यही मुत्तकी साहब यूनाइटेड नेशन की लिस्ट पर 2001 से टेररिस्ट लिस्ट पर है, इसलिए वेवर लेना पड़ा इनको।
कि एक दहशतगर्द को आने की इजाजत दी जाए। आप इमेजिन करें कि कॉम्प्रोमाइजेस कहाँ कहाँ कौन कौन कर रहा है। हम तो डिटरमेंट है और हमने तो ना इस्लाम का नाम एक्सप्लॉइट किया, हम तो कह रहे हैं हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी है, चाहे कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखा हो, वो ब्रीच करेगा तो हम उसको टेक ऑन करेंगे। इट डज नॉट मैटर कि वो तालिबान के नाम पे आए या जिहाद के नाम पे आए या किसी के नाम पे आए, जब तक एक मासूम जाने जाएंगी तो हम उसको रिटेलिएट करेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एयर कॉमोडोर एचटी साहब हमारे साथ हैं और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामला पर बात कर दी। ज़ोएब, ये देखो जिस वो आपने बात की ना कि इनको जो ब्रेन वॉश किया जाता है वो बचपन से ही सिलसिला है। ये मैं आपको बताऊं, यहाँ तो ये कि बस टेररिस्ट फॉर हायर, टेररिस्ट फॉर सेल, इनका बिजनेस ही यही है। इसीलिए हुकूमत ने कभी यहाँ शऊर, पढ़ाई, समझ, एक्सपोजर आने नहीं दिया, ताकि अपने लोगों को ना हमेशा बस ये पेश कर दें आगे कि भाई जाओ अपने आप को जो है ना उड़ा लो बम से, कुछ भी, बस तुम लोग सिर्फ जो हो ना ये एक क्या कहना चाहिए, ये इनके लिए खिलौने हैं। ऐसी सेल्फिश हुकूमत है, और जब तक ये लोग खुद नहीं खड़े होंगे अफगानिस्तान की अपनी हुकूमत के अगेंस्ट, ये ऐसे इनको पेश करते रहेंगे और सारा पैसा, सारा फायदा जो भी इंडिया से ये लेवरेज ले रहे हैं, सब कुछ जा रहा है इनकी जेब में, अवाम पे कुछ नहीं लगना। एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिएगा। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अगर इंडियन मीडिया अगर आप देखें तो इस वक्त वो शदीद तपे हुए हैं, क्योंकि ट्रंप ने साउथ कोरिया में जाके जो एड्रेस वहाँ दिया उसमें पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की, प्राइम मिनिस्टर की तारीफ, और फील्ड मार्शल के लिए तो उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल इसलिए बिकॉज ही इज अ ग्रेट फाइटर। और मोदी के लिए जो बातें की हैं, मतलब इवन इसको कहा ये बड़ा क्यूट सा है, ये जो है ना बिल्कुल एक डैडी टाइप लगता है, कि मतलब ही वाज रियली मेकिंग फन ऑफ हिम। और गलत बात करते हैं, वो हमेशा कहते हैं ब्रांड न्यू प्लेन गिरा दिए, 7 ब्रांड न्यू प्लेन गिरा दिए, क्यों बार-बार बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप? प्लेन्स गिराए पाकिस्तान ने, मतलब मेरा ख्याल है हटाने की वो जो ना करते हैं शायद, ये जख्म पे नमक छिड़क के ना फिर उसके बाद मलते हैं ना उसको, ये WWE वाला उनका चल रहा है सिलसिला। हाँ, ट्रंप जो है ना ये मतलब मैं हंस रही थी, मैंने कहा वाकई मोदी को लेके इसने कितनी बार-बार जहाज का नाम लेते हैं, बार-बार क्यों आप प्लेन कर रही है? अच्छा, ये चला रहे हैं मीडिया पे, व्हाट डज ट्रंप वांट्स फ्रॉम इंडिया। ट्रंप ये क्योंकि हम बहुत बड़ी सुपर पावर बनने जा रहे थे, इसलिए जो है ना ट्रंप हमें जो है हमसे डर गए हैं। इस तरह की अजीब बातें लोगों को जो है, तो क्या आपको पता है, झूठा तो मीडिया उनका है। और भारत और इसराइल का नेक्सस भी सबके सामने ही है। अब भारत अफगानिस्तान के साथ भी सारे मामलात ही है। तो इसराइल में की तरफ से ये पीस मुआहदे के बाद, क्या ये पीस मुआहदे में क्या ये लिखा हुआ था कि अभी आप ये साइन करें और उसके बाद हम जो है हैवी बम्बार्डमेंट करेंगे? हाँ, और जहां जितना हम कर रहे थे उससे ज्यादा करेंगे, हमें जहां शक होगा, कुछ होगा, हम उसके बाद उसकी वायलेशन करेंगे। जिसको जो हिडन शेक होगी कोई शायद। तो ये दिस इज फेज 1। अभी इसमें 20 शर्तों में से 3-4 पे अमल हुआ है, अमल भी क्या साइन हुआ है, आगे की तो मेरे ख्याल स्टेज ही नहीं आएगी। आप देखिए सिर्फ इस बात पर कि आपको हो सकता है, यानी मुमकिनात में से है ये, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस्राएली सोल्जर को हमास की तरफ से निशाना बनाया गया, इसलिए नेतन्याहू ने हुक्म दे दिया कि जाओ जाके फुल यानी हमला करो, बुरी तरीके से अस्पतालों को भी ना छोड़ो और 100 के करीब लोगों को मार दो एक दिन में। तो ये हो रहा है गजा के अंदर अब भी। और रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली फौज ने बयान में कहा है कि वो जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद करेंगे, मगर किसी किस्म की खिलाफ वर्जी की सूरत में भरपूर जवाब देंगे। वो कौन कर रहा है खिलाफ वर्जी, कौन नहीं कर रहा है? व्हाट डज इट मीन? बिल्कुल। मंसूर जाफर साहब ने हमें ज्वाइन किया, आईआर एक्सपर्ट है। मंसूर साहब गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर आपको। सर, ये तो मुआहदा अगर ना ही होता तो बेहतर था, इस वक्त लग रहा है ऐसा। उससे पहले कुछ कम था, हौलाहत था। मुआहदे के बाद तो उन्होंने कहा कि अब हम सफाई हस्ती से मिटाने जा रहे हैं बस। जी, यकीनन उन्होंने बात आपकी प्रियम्प्ट कर ली थी और इसी वजह से उन्होंने ये जो नाम नहाद अमन माहिदा है इसकी धज्जियाँ खुद ही बखेर दी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पूरे माहिदे के जो असल मुज़मरात हैं उस पर तो कोई नज़र दौड़ा ही नहीं रहा। इस वक्त जो 3 फेजेस तय की गई हैं उसमें तो पहली फेज़ पर ही इस वक्त लैतोलाल से काम लिया जा रहा है और इसराइल मुख्तलिफ हीलो बहानों से जो है वो जो अहले गज़ा हैं और जो मज़ाहमतकार हैं उन पर एक बार फिर से पिल पड़ा है। मैं समझता हूँ ये आप इसराइल और अमेरिका का गठजोड़ भी कह सकते हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप साहब के भी बयानात अगर देखें तो वो इस हमले के बाद इसराइल को दिफा का हक एक बार फिर देते हुए दिखाई देते हैं। उनसे कोई ये पूछे कि दिफा किस चीज़ का कर रहे हैं, यानी अगर तो कोई किसी ने अटैक किया है तो उस पर उसका जवाब दिया जाए। तो इनकी तो अपनी जो अमेरिका की इस वक्त जो थिंकिंग है वो तो डिफेंस को मानते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी वजारत जो दफा थी उसका नाम बदल के वजारत जंग रख दिया है।
इन दोनों मुल्कों का खमीर जो है वो जंग से ही उठा है। आप देखिए कि अगर इस दुनिया में, इस सिविलाइज्ड वर्ल्ड में किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किया है तो ये एजाज़ भी अमेरिका को ही हासिल है। और इस वक्त तकरीबन 10 न्यूक्लियर बमों के बराबर जो गजा पर आतिशवाहन की बारिश की गई है, ये एजाज़ भी उनकी इस मिलिट्री आउटपोस्ट मिडल ईस्ट के अंदर जो उन्होंने बना रखी है पिछले 78-72 साल से, इसराइल उसे हासिल है। और सर आज की खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग के लिए भी कह दिया अपनी फौज को। आपको पता है ये आज की खबर है? जी 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 सर कंटिन्यू कीजिए। उनसे कुछ भी बैद नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं। और ख़ास तौर पे उनकी जो वॉर इंडस्ट्री है, बेसिकली अमेरिका की इकोनॉमी तो उसी के ज़रिए चल रही है। ये तो अभी रिसेंटली जो गजा की वॉर थी, इसके नतीजे में जो एक नेक्सस, ख़ास तौर पे वहाँ पे बड़े बड़े तालीमी इदारों का जो हमें एक हवा खड़ा किया जाता है कि ये तरक्की और साइंस के जीने हैं, ये मालूम हुआ कि हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी जो हैं, इनके जो हैं इंडोमिनेंट फंड जो हैं वो उन लोगों ने खुद इसराइल की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जो मिलिट्री इंडस्ट्री है, उसके अंदर इन्वेस्ट कर रखे हैं और वहाँ से वो डिविडेंड लेते हैं और वो असला बना के इन्हीं फ़लस्तीनियों पर टेस्ट करते हैं और पूरी दुनिया को बेचते हैं। तो उस पर पूरी अमरीकी जो इंटेलिजेंशिया है, उनके कैंपसेस में जो शोर और होगा उठा वो आपके सामने है, कैसे वहाँ इनकैम्पमेंट की, वहाँ पे एहतजाज किया और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बार फिर अपना लठ लेके उन सारे जो इमिग्रेंट्स हैं, उन तलबा थे, उनके खिलाफ हो गए और उन्हें मुल्क से निकालने के लिए जो सरगर्मियाँ शुरू कर दी। तो ये तो अमेरिका और इसराइल का असल चेहरा है। लेकिन मुझे अफसोस होता है उन अरब हुक्मरानों पे, उन मुसलमान हुक्मरानों पे कि जो ऐसे मुल्कों की जो यकीन दहानियाँ हैं, जो उनकी ज़मानतें हैं, उन्हें हकीकत समझकर उनको दुरुस्त तस्लीम करते हैं और उसके बाद जिसे कहना चाहिए एक बैंड वैगन के तौर पे उनके साथ जुड़ जाते हैं। और यही अमन माहिदा उसकी सबसे बड़ी निशानी है कि आपने अगर इस फ़लस्तीन का मसला हल करना है तो इस गजा अमन माहिदे में तो पूरे उस फ़लस्तीन का नाम तक नहीं लिया गया। यानी अगर मुख्तलिफ अरब और इस्लामी मुल्क इस बात पर कहते हैं कि हमें एक ऐसी आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत चाहिए जिसका दारुल हुकूमत मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दस हो, तो आप डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की हालिया जो कनीसट में तकारीर है वो सुन लें कि उन्होंने किस तरीके से मजहबी हवाले दे के ये साबित किया कि इस वक्त इसराइल का जो दारुल हुकूमत इंटरनल कैपिटल जो है वो यरूशलेम है, वो मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दस है। और यही वजह है कि इस वक्त जौक जो है वो आपके मुख्तलिफ मुल्कों के जो सफारतखाने हैं उनको तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करने के हवाले से एक कैंपेन चल रही है और इसका आगाज़ खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने पहले दौरे हुकूमत में किया। तो ये वो मैं समझता हूँ आंखें बंद करने के मुतरादिफ है तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ से। इस वक्त फ़लस्तीनियों को भी इस बात पर आमादा किया जा रहा है कि जिस तरीके से यासर अरफ़ात साहब ने सिम्बॉलिकली अपना पिस्टल उनके हवाले करके और बड़ा एक अमन का प्रचारक होने का सबूत दिया और एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का ख्वाब देखा, आज यही सेरेमनी वो चाहते हैं कि गजा के मैदानों में भी सजाई जाए और वहाँ पे फ़लस्तीनी मज़ाहमतकार अपना जो भी हौसला गोला बारूद है वो उनके हवाले करें ताकि उन्हें मारने के उनके चैलेंज उनके खिलाफ कोई बाकी ना रहे। और इस वक्त ये जितनी भी इस वक्त गजा के अंदर जो बमबारी हो रही है, जो गोलाबारी हो रही है, उसका मुंतहा और मकसूद यही है, उन्हें ना तो रोज़े अव्वल से अपने कोई कैदियों की रिहाई मतलूब थी और ना उन्हें दीगर जो उनका जो एजेंडा था वो सिर्फ और सिर्फ वो इस इलाके को ऐसी तबाही और बर्बादी से दुचार करना चाहते हैं ताकि यहाँ पे जो रीबिल्डिंग का, ये जो रीमेकिंग का ख्वाब है वो ख्वाब ही रहे, वो कभी शर्मिंदा ताबीर ना हो सके। मैं समझता हूँ कि इसकी जो 3 मराहिल हैं, जो आने वाले मराहिल हैं, वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं पहले मरहले से, क्योंकि जिस तरीके से मुख्तलिफ मुल्कों की जो एक फ़ौज की वहाँ बात की जा रही है, तो देखिए फ़ौजों का तो मकसद ही बुनियादी तौर पर दिफा होता है। तो अगर वो फ़ौजें फ़लस्तीनियों को उनके उस दिफाई हक से महरूम करने के लिए जाएंगी कि जिसके तहत वो असला रख सकते हैं, जिसकी कानून बैनुल-अक़वामी कानून उन्हें इजाज़त देता है, तो ऐसे में यकीनन उन फौजों के साथ फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की खुद निहत्ते फ़लस्तीनियों की पूछना भी था कि ये जो पीस फोर्सेस थी ये जानी कब थी, ये कब रवाना होंगी, कब वहाँ पहुँचेंगी? थोड़ा सा डिफरेंट तो फिर एक हो ही जाएगा सिनेरियो, तो वो कब एक्सपेक्टेड है और इसमें डिले क्यों है? अभी ये इस अगले माह जो है यानी नवंबर में एक इजलास होने जा रहा है इस्तांबुल में, जिसमें यही 8 मुल्क जो उस वक्त बतौर ज़ामिन और सालिस जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब से न्यूयॉर्क में मिले थे,
उन लोगों ने एक मुलाकात करनी है, एक मीटिंग करनी है, जिसमें इसका मॉडस ऑपरेंडाई जो तरीकाकार है इन फोर्सेस की इंस्टॉलेशन का। और यहाँ पे तो आपने देखा कि जो कौल फैसल है वो नेतन्याहू साहब बयान कर चुके हैं कि हम तय करेंगे, इसराइल तय करेगा कि किन मुल्कों की फौज जो है वो बूट्स ऑन ग्राउंड के तौर पे मौजूद होगी। टर्की की फौज नहीं हो सकती, ये भी उन्होंने बोला। उसमें टर्की की फौज क्यों नहीं हो सकती, ये भी सब बताएगा कि क्यों, उनको क्या एतराज है, टर्की की फौज क्यों नहीं होगी। आप देखिए कि तुर्की इस वक्त तक भी कतई नजर इसके कि तुर्की का एक स्टांस मौजूद है, सारी चीजें, लेकिन तुर्की ने उस हवाले से इसराइल का बाइकआउट नहीं किया जो मतलूब था, जिसका ज़रूरत थी। आज भी इसराइल को जो गैस है वो तुर्की से फराहम की जा रही है, एक दिन भी उस गैस में इनकता नहीं आया। एक तरफ तो तुर्की की ये डिप्लोमेसी है कि जिसमें वो फ़लस्तीनियों के दुख दर्द में बड़ा आंसू बहाता हुआ दिखाई देता है, दूसरी तरफ जहां उनको हकीकी ज़िक पहुंचाई जा सकती है उस मामले में बड़ी एक सेलेक्टिव किस्म की डिप्लोमेसी जो है वो तुर्की के पार्ट पे भी है। तो आप देखिए कि तुर्की की इस प्यार मोहब्बत जो खुफिया मौजूद है, लोगों के इल्म में है, उसको भी खातिर में नहीं लाया इसराइल। उन्होंने बैक जुबान होकर ये कह दिया कि हमें तुर्की की फौज नहीं चाहिए, या फिर उन्होंने इसलिए कह दिया होगा सर कि ताकि तुर्की की फोर्स क्यों हमारे सामने आए, क्योंकि अगर ये पीस फोर्स जाएगी तो ऑब्वियसली, जैसे आपने पहले बात की कि अगर बम्बार्डमेंट हो रही है या अटैक किया जा रहा है तो रिटेलिएट करेगी ऑब्वियसली। पीस फोर्स का काम ये भी है ना कि वो रिटेलिएट करे, तो तुर्की की फोर्स होगी तो फिर हमारा मुआहदा खराब होगा। हाँ। देखिए जी, बाज लोग इसे बुनियादी तौर पे एक रंग दे रहे हैं कि जैसे यूएन के मैंडेट के तहत ये लोग आने हैं। आप देखिए कि इसराइल का जो रवैया है, उसने किस यूएन रेजोल्यूशन को माना है। उसने अभी हालिया दौर में इस जंग के दौरान जो वहाँ पे ग़ज़ाई इमदाद पहुँचाने के हवाले से इदारे थे, चाहे वो ऑनरवा था, ओशा था, उन तमाम के दफातर वहाँ बंद कर दिए। उन्होंने तो बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया, यानी सो मच सो कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को इसराइल का दौरा करने से रोक दिया। तो ऐसे में जो लोग ये समझते हैं कि इस फोर्स का मकसद जो है वो ये है कि शायद वो अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट के तहत आएगी, तो अक़वाम मुत्तहिदा या उसके मैंडेट को तो इसराइल तस्लीम ही नहीं करता है। तो ऐसे में ये फोर्सेस भी अपने सर में मट्टी डालने के सिवाय, अपने नाम अपने बदनामी मोल लेने के सिवाय, मैं समझता हूँ ज़मीन पे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकेंगी। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से तो ये बात जहन में रहनी चाहिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो माजी में, जब ज़ियाउल हक साहब ब्रिगेडियर थे और उस वक्त 60s में उर्दन के अंदर इसी तरह की शोरश बपा हुई थी फ़लस्तीनी कैंपों के अंदर, तो उन्हें कंट्रोल करने के नाम पे वहाँ पे पाकिस्तान के जो टैंक्स हैं वो चले थे, उर्दन के टैंक चले थे, जिनकी क़यादत उस वक्त पाकिस्तान के जो फौजी ब्रिगेडियर जो थे ज़ियाउल हक साहब कर रहे थे। तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में फ़लस्तीनियों के हवाले से कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त मैंडेट है पाकिस्तान के पास, यकीनन पाकिस्तान उस पर अमल भी कर रहा है। पाकिस्तान इन मुल्कों के जो कैडेट्स हैं, इनके जो फौजी हैं, उनको बेहतर अंदाज में अपने अपने दिफाई इदारों में ट्रेनिंग भी दे रहा है। और यही मैं समझता हूँ वक्त की ज़रूरत है। वहाँ पे बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो कुछ सोल्यूशन नहीं है। आप देखिए कि इससे पहले जो फोर्स बनी थी जिसने यमन पर कार्रवाइयाँ की थी, जो 40 मुल्कों की फौज बनाई गई थी, आप देखिए कि यमन पे क्या रिजल्ट निकला है। कोई रिजल्ट निकला है सिवाय 1.5 लाख अफराद मारे जाने के। तो वहाँ कोई बूट्स ऑन ग्राउंड उतरे हैं क्या? वहाँ पे यूएई के लोग या ये सूडान के जो इन्होंने किराए के फौजी लिए थे वो जमीन पे उतरे हैं? आज भी वहाँ पे हुसी सरगर्म है। आज भी वहाँ पे देखिए इतना वो जिस फोर्स की आपने बात की, तो उस फोर्स की एग्जिस्टेंस वाकई आप सही कह रहे हैं कि नजर नहीं आती है। इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, ईरान के साथ मसला हुआ, इसराइल का, दीगर मुल्कों के साथ, इस्लामी मुल्कों के साथ हुए, तो हमें वो फोर्स एक्टिव नजर नहीं आ रही। हिस्ट्री कीप्स रिपीटिंग इटसेल्फ, वही चीजें चल रही हैं और फिर भी हम ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट का सुन रहे हैं, हम इतने होपफुल हो जाते हैं, उम्मीद रखते हैं और चीजें फिर वैसे ही हैं जैसे ही हमेशा से थी। जी थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। मंसूर से बात करो, लगता है हिस्ट्री की क्लास चल रही है, इतना जबरदस्त बताते हैं, सही पर्सपेक्टिव, अमेजिंग सर, बहुत शुक्रिया, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। देखिए जी, बस यही प्रॉब्लम है ना कि अब ये फोर्सेस जाएंगी और देखिए ना, आर्म फोर्सेस जाएंगी, सुनने में बड़ा ठीक लगता है कि आर्म फोर्सेस वहां पर जाएंगी, उनका क़याम होगा, उनके राइट्स को सेफगार्ड करेंगे। लेकिन आप जरा विजुअलाइज करें ना कि वो फोर्सेस जब वहां पर खड़ी होंगी और इसराइल का यही बम्बार्डमेंट चल रहा होगा, तो उनको क्या करेगी फोर्सेस? किसका साथ देंगी वो? क्या इसराइल से रिटेलिएशन होगी
या फिर गजा के लोगों को कहेंगे ठीक है जब बम्बार्डमेंट हो रहा है तुम्हारे पास हो रहे तो तुम्हारे ऊपर। बिल्कुल। तो ये समझ नहीं आ रहा, इसका खाका कुछ समझने के लिए मैंने तो एक चीज़ की कि भाई यूट्यूब पे जो वीडियोस मौजूद हैं जो कि इस्लामिक हिस्ट्री पे हैं और इजराइल की हिस्ट्री है, फ़लस्तीन की हिस्ट्री, आप उनको जाके उन वीडियोस को देखें। और अब तो एआई की मदद से उन्होंने इतने ज़बरदस्त उसमें ग्राफिक्स डाल दिए हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि इसमें मज़हब का कितना जो है दखल है, कि ये जो उनकी ऐसा जुनून है और हिस्ट्री क्या है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जब आपका एक मकसद मज़हब चाहे जितना डिस्टॉर्टेड हो उनका, इजराइलियों का, लेकिन जब वो ड्राइव हो तो उसके बाद उस जुनून के आगे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। इसका इजहार कर चुके हैं बारहा कि वो उसी ड्राइव पे, वो दैट्स द ओनली ड्राइविंग फोर्स, ग्रेटर इजराइल। बिल्कुल। हाँ, उसके तो आगे कोई कॉन्ट्रैक्ट। और बार बार वो ये भी कह रहे हैं, इजराइल की तरफ से ऑफिशियली आ रहा है कि हम जो भी कार्रवाई करते हैं हम यूएस के साथ, वी आर इन कॉन्फिडेंस विद यूएस, और उनको बता के हम ये कर रहे होते हैं। तो खैर ये बड़े मामलात हैं जिन पर नजर, और हम इसलिए इस पर बात करते रहते हैं अपने शो पर। एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाइए। स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं बताऊं कि कराची में अब कानून जो है इम्प्लीमेंट हो, उस पर काफ़ी चीज़ों पे सख्तियां अब शुरू हो गई हैं। आपको नज़र आ रही हैं, हमें नज़र आ रही हैं। जी जी जी। और अब और भी नज़र आएंगी, जैसे कि इंतजामिया बिल्कुल एक्टिव अब दिखाई दे रही है कराची में। ये जो दूध की दुकानें हैं ना, ये बहुत ज्यादा मिलावट होती है इनके दूध में। और कभी कभी तो मैं देखता हूँ नादिया, 1 किलो के साथ जब इंट्रोडक्टरी प्राइस होती है आधा किलो फ्री। हाँ। अब वो कैसे, मतलब 220 रुपए किलो का दूध मिल रहा है, उसमें आधा किलो फ्री भी दे दिया उसे। ये था कि जी पानी मिलाते हैं तो हमें टेंशन हुई, फिर वो अब गंदा पानी मिलाते हैं उसकी और टेंशन हुई। अब तो ये कि दूध ही नहीं है, अब तो केमिकल फार्मूला बना के उन्होंने आपको जो दे रहे हैं, दैट्स नॉट इवन मिल्क, इट्स नॉट ड्रिंकेबल। बिल्कुल ऐसे। और कराची में यूरिया से अच्छा दूध की फरोख्त जो है ना, उसमें क्या क्या स्टार्च मिला देते हैं, केमिकल मिला देते हैं, डिटर्जेंट, पानी, ये सब कुछ मिला देते हैं। तो ये खबरें सामने आने के बाद कमिश्नर कराची ने दूध फरोशों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए केमिकल मिले दूध की फरोख्त में मुलव्विस 7 दुकानें सील कर दी गई हैं, जिसके बाद सील होने वाली दुकानों की तादाद 27 हो गई है। दूध के मयार और मिलावट के खात्मे से मुतालिक कमिश्नर कराची हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ है, और ये सारे इकदामात लेने के लिए एक हिकमत अमली बनाई गई। तो हमें ज्वाइन किया मोना ने। मोना सिद्दीकी हमें बताएंगी कि कराची में क्या कार्रवाई हो रही है, कितने इलाकों में कार्रवाई। नई दुकानें खुल गई हैं, गाय भैंस कहाँ से आ गई, क्योंकि ये तो खुद ही बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो मोना, क्या बात है, कैटल चाहिए नहीं इसमें भी कुछ। बिल्कुल। मोना मुझे बताएं कि ये कार्रवाइयां हो रही है, कमिश्नर कराची ने अहकाम जारी किए हैं, कौन कौन से इलाके हैं जहां ज्यादा देखा गया है कि मिलावट मिला दूध मिल रहा है? जी ज़ुहैब, बिल्कुल कमिश्नर कराची इस वक्त फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अगर हम बात करें मुज़र सेहत या मिलावट शुदा दूध की, तो उसके खिलाफ भी जो है शहर भर में कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, अभी गुज़िश्ता 2 रोज़ के अंदर जहां मज़ीद 7 दुकानें सील गई हैं, जिनकी तादाद अब 27 हो गई है, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट में जो है इस वक्त दुकानें सील की गई हैं। एक साउथ डिस्ट्रिक्ट है, दूसरा शर्की है ईस्ट में, और तीसरा जो है वो मलिर डिस्ट्रिक्ट में जो है दुकानें सील की गई हैं। 27 दुकानें अब तक मजमूई तौर पर सील की जा चुकी है। मुज़र सेहत दूध और उसमें यूरिया और दूसरा जो फॉर्मुलिन यानी कि एक बेरंग सा आबी महलूल है जो कि दूध में मिलाया जाता है, और इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो महलूल है, आपको पता है कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये जरासीम कुश या फिर जो हयातियाती नमूने हैं उनको महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो कि हमारे दूध में मिलाया जाता है, जो हम इंसानों के लिए हम वो दूध इस्तेमाल करते हैं और हमारे लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होता है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। और हॉस्पिटल में आप देखते हैं कि कितनी लंबी लंबी लाइनों में OPD भरी हुई होती है। तो कमिश्नर कराची की जानिब से जो है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट पर अपने डिप्टी कमिश्नर को खुसूसी तौर पर हिदायत की गई है कि इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करें, और भारी जुर्माने भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं ज़ुहैब, इसके साथ साथ जो है जहां भारी जुर्माने लगाए जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कुरंगी के इलाके की या कुरंगी डिस्ट्रिक्ट की, तो वहां पर कुछ दुकानें ऐसी भी हैं, हमने खुद देखा कि वहां सील लगा दी गई, लेकिन चंद घंटों के बाद जो है वो दुकानें हमें खुली भी नजर आई। जबकि कमिश्नर कराची की जानिब से ये हिदायत जारी की गई है
कि कोई भी जो है भारी जुर्माना दे करके सिर्फ इसलिए नहीं खुल सकती दुकानें कि बस जुर्माना अदा कर दिया, बल्कि उनको ये बावर कराया जाता है, पाबंद कराया जाता है कि मिलावट शुदा दूध या मुज़र सेहत दूध की फरोख्त ना की जाए। लेकिन उसके बावजूद इतने कवानीन बने हुए हैं, इतनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें दूध की दुकानें हों या चाय खाने हों, कहवा खाने हो, जहाँ पर के रोड साइड पे जो चाय के स्टॉल लगे हुए होते हैं, वहाँ चाय जो है कहते हैं कि एक शिद्दत के साथ पी जाती है और बड़ी लंबी कतारें लगी होती हैं फुटपाथ पर। कहते हैं कि चाय का जायका बहुत है, लेकिन उनको पता नहीं है जो पीने वाले हैं कि ये मिलावट शुदा दूध की चाय बन रही है, जो रंग बहुत अच्छा देती है, जायका अच्छा देती है, लेकिन हमारी जिंदगियों को दीमक की तरह खा जाती है। तो इसके लिए कमिश्नर कराची की जानिब से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कार्रवाई की जा रही है, भारी जुर्माने भी लगाए जा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि काफ़ी दुकानें जो हैं दूध फरोख्त जो कर रही हैं वो अब एहतियात बरत रही हैं, जो कि उसमें यूरिया मिला हुआ नहीं होता। मैं इस वक्त अब अगला कदम क्या होगा मोना, मैं आपको बताऊं कि दूध वाले एसोसिएशन है, स्ट्राइक करेंगे। वो ये कहेंगे कि हम बेच ही नहीं सकते 220 रुपए फी किलो, दूध की कीमत बढ़ाओ पहले, क्योंकि हमारी तो कॉस्ट ही नहीं आ रही। ऐसा ही है ना मोना, अभी एक और क्राइसिस जी उठाना पड़ेगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अभी इस वक्त जो दूध है वो 220 या 240 रुपए में फरोख्त हो रहा है, और आइंदा सुनने में ये आ रहा है कि दूध जो है 280 या 300 तक पहुंच जाएगा। तो आप सोचें, एक गरीब जो है, जो कम आमदनी वाला है या जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, वो कैसे 300 रुपए या 280 का दूध खरीद के लेकर आएगा घर में। जी थैंक यू सो मच मोना, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। थैंक यू मोना। देखिए कि मतलब सील, आपको बताऊं, जब आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपकी दुकान, आपका अपार्टमेंट अगर वो किसी डिस्प्यूट में है, एक बार उसकी सील लगा दें अथॉरिटी के लोग आके। अच्छा, वो जो एक पेपर है ना, वो पता है कैसे लगता है? वो लगता है आधा दरवाजे पे आधा दीवार पे, ताकि अगर कोई उस दरवाजे को खोलेगा तो वो पेपर फट जाएगा, वो सील फट जाएगी, और अगर वो सील फटी तो वो लॉक में सील लगती है उसके नहीं जो पेपर है, पेपर भी मैंने देखा ना कि पेपर हमेशा आधा दरवाजे पे और आधा बाहर क्यों होता है। यहाँ भी देखें शटर्स के ऊपर ऐसे लगा हुआ है कि पूरे शटर पे नहीं, हाफ एंड हाफ है, ताकि अगर कोई शटर पुल करे, ऊपर करे, ये सील फट जाए। बिल्कुल। और उसके फटने के बाद इतनी ज्यादा इसकी फाइन, इसमें जेल, बाहर के मुल्कों में तो शदीद ये क्राइम है, सालों साल जब तक फैसला नहीं होगा, सील किसी की फाड़ने की जो है ना हिम्मत नहीं है। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि देखें किस तरह ये शटर्स वापस, और आप देखें शहरी कहाँ जाए, पैकेज मिल्क आप इस्तेमाल करेंगे 400 रुपए ज्यादा फी किलो है, अब ये यही यूज करते हैं तो ये भी मुझे दोबारा दूध की दोबारा वायलेशन कितनी बड़ी कि अब जाके बेशरम कितने लोग हैं दोबारा जाके दुकान। इन कार्रवाइयों पे हम जरूर बात करेंगे, ये जो मिलावट मिला दूध मिल रहा है। अच्छा, ई चालान भी जो मामला है उस पर भी शहरी कुछ कह रहे हैं, शुबात का इजहार भी कर रहे हैं, गिले शिकवे भी शहरियों के, कुछ कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त सिस्टम है और इसको मुकम्मल तौर पर नाफिज करना चाहिए। शहरियों का क्या कहना है ई चालान पर, जरा ये देखिए आप। सर बहुत बेहतरीन हुए, पर ऑनलाइन जो चालान है ये बहुत ज्यादा हो गए। ऑनलाइन मतलब अब गरीब बंदा तो इतना नहीं भर सकते जितने इन लोगों ने चालान दे दिए। ट्रैफिक के कोई इंतजाम नहीं है, सिग्नल ऑन ही नहीं है, इन्होंने कैमरे तो लगा दिए, किसको क्या पता और क्या चलान है, कैसे चलेगा काम, बस जो आ रहा है लगा दिया गया है, इसके मुताबिक काम किया जाए। इकदाम तो अच्छे हैं, वैसे थोड़ा सा रियायत देनी चाहिए इनको फर्स्ट टाइम शुरू में। आवाम को रियायत देंगे तो थोड़ी देर आवाम समझेगी, थोड़ा आवाम को आगाही करे इस बारे में। इसके लिए ये इकदाम किए जाए कि जो बगैर हेलमेट के है और ठीक है बाइक उसकी मोडिफाई नहीं है, ठीक है, उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई किया जाए, लेकिन एक मरतबा रियायत दी जाए, वार्निंग दी जाए कि अगली मरतबा ऐसा ना हो। फायदा ये है, लोगों की सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। अब लोग अपनी मर्जी से चला जा रहे थे, बेकसूर लोग भी मरे जा रहे थे। अब ये कि बेल्ट लगाना है, हेलमेट पहनना है, गाड़ी की एहतियात, अपनी जान की एहतियात। अब लोग गलत नजरिए से देखे अलग बात है, वैसे ये मेरे हिसाब से सही चीज है। इसमें यह कि जो एक्सीडेंट से डेथ रेशो वो बहुत कम हो जाएगा। मोटरसाइकिल वाले, कार वाले क्या ना सिग्नल देखते हैं, ना रेड लाइन का ख्याल करते हैं, ना ओवरटेक का ख्याल करते हैं। ये बहुत अच्छा इकदाम है सिंध पुलिस का। ये तरीक़ाकार तो अच्छा किया हुआ है, लेकिन थोड़ा जुर्मानों में थोड़ा सा जो है ना गरीब आवाम है, इनके लिए जो है ना रिलीफ देना चाहिए। जैसे पंजाब में 200 रुपये है, यहाँ 5000 है, ये गरीब लोग हैं। पहले इनको आगाही में करनी चाहिए थी, और इन्होंने जो जुर्माना किया है वो बहुत ज़्यादा है, इसको हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आपने करना है पहले बड़े लोगों से शुरू करें, फिर छोटे लोगों पर आएँ। गवर्नमेंट से इनिशिएटिव है
बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिए कैमरों का। तो हम सबको मतलब कानून के दायरे में रहना चाहिए, ताकि हेलमेट पहनना है बाइक वाले के लिए, तो मुझे लग रहा है कि लाइसेंस और हेलमेट ये अपने पास रखना है। हमें हुकूमत के साथ चलना चाहिए। गवर्नमेंट हमारी भलाई के लिए इकदाम कर रही है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं सिंध हुकूमत से इस तरीके के इकदाम होने चाहिए, जो कि बहुत बेहतर है आवाम के लिए। प्यारे भाइयों, देखिए ये फाइन्स और चलान की या लॉ की बात आती है तो उसमें अमीर गरीब बड़ों को फाइन्स करें, छोटों को छोड़ने, ऐसे नहीं होता। सबके ऊपर ये इक्वल लागू करता है। हाँ, अमाउंट बेशक थोड़ा ज़्यादा है। इस पर मुझे 50-50 का एक्सकिट याद आ गया ज़ोहेब कि जी ट्रेन चल रही है और उसमें इस्माइल तारा जो है बार बार ट्रेन की जाए तो वो चेन खींच रहे आके वो पूछता टीटी के भाई क्यों तुम खींच रहे हो बार बार। तो उसने कहा कि जी जब से पाकिस्तान बना है जब से पाकिस्तान बना है तब से हर चीज़ में जो है महंगाई हुई है, लेकिन ये जो इसका फाइन है 50 रुपए ही है, तो इसलिए इतनी कम अमाउंट है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, बार बार चेन खींचूंगा तो ये ज्यादा होगा, तो तकलीफ होगी जब आपको पता होगा कि हम ये चालान दे ही नहीं सकते। अच्छा, लेकिन एक चीज है, थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर लेते हैं। कराची में देखिए ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर चालान होगा 20,000 का, लाहौर में होगा तो 200। अच्छा, हेलमेट ना पहनने पर कराची में होगा चालान 5,000 का, लाहौर में 2,000 का है। सिग्नल तोड़ने पर कराची वाले देंगे 5,000, लाहौर वाले 200 जमा कराएंगे। अच्छा, डबल सवारी पर ट्रिपल सवारी, 3 जो बैठे होते हैं, कराची पुलिस का चालान होगा 5,000, लाहौर पुलिस का होगा बस 300 रुपए। अच्छा जी, ओवर स्पीडिंग पर कराची में चालान 5,000, लाहौर में 200 रुपए। वन वे की खिलाफवर्जी पर कराची में चालान होगा 25,000 रुपए, लाहौर में 2,000 रुपए। तो ये देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन कराची और लाहौर। ये गड़बड़ हो गई कि आपका मतलब तो चलो डबल भी समझ आता है कि जी प्रोविंस टू प्रोविंस फर्क पड़ता है प्राइसेस में, लेकिन ये तो इतना ज्यादा टप गया ऊपर, या तो पंजाब वाले बढ़ाएं या हम कम करें, क्योंकि ये डबल से ज्यादा तो इट डज नॉट मेक सेंस। ये थोड़ा उनसे पूछना पड़ेगा, पूछेंगे दोबारा हम जरा अगले शो पे, यहाँ से ज्यादा हो गया या वहां से बहुत कम, यहाँ से बहुत कम हो गया, बिल्कुल ऐसे। तो ये 2 मामला अब चल रहे हैं, चालान वाले और ये दूध के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है। कमिश्नर कराची साहब को हम लेने की कोशिश करेंगे अगले शोज में। बहुत कम, 200 5,000 आपको ज्यादा लगता है, 200 शदीद कम है। हाँ, लेकिन एक ऐसा अमाउंट हो कि लोग दे भी सके, यानी ऐसा ना हो कि वो देना चाह रहे हो लेकिन दे ना सके, तो फिर चालान 1000 पे डन करते हैं। 1000 पे डन करें, हम कह रहे हैं हमारे कहने से क्या होता है, तो सजेस्ट ही सिर्फ करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में जरा डिस्कस करते हैं कितना चालान होना चाहिए, तो फिर वो आपको बताएंगे कि भाई ये हमारी म्यूचुअल एग्रीड फिगर है। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुझे बड़ा शौक था ज़ोहेब, जब से मैंने शो शुरू किया, कि हम वहाँ गेस्ट के पास उस तरफ जाते थे, दूसरे तरफ सेट का जो दूसरा हिस्सा है, गेस्ट को इधर आना चाहिए हमारे साथ, एक अलग लुक फील आती है, क्लोजनेस होती है, बड़ा मजा आता है बातें करते हैं। और आज जो गेस्ट हैं वो भी बहुत कमाल है, जिनसे बिल्कुल कराची आर्ट्स काउंसिल में हम, जैसे आपको बताया हमने अपने शो के इंट्रोडक्शन में भी, कि भाई आज बहुत कुछ होने वाला है, और हमारे साथ स्वीडन से गेस्ट भी हैं, और कराची आर्ट्स फेस्टिवल जारी है जो कि 1 महीने से ज़्यादा चलेगा। 144 ममालिक के वहाँ पर आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे, थिएटर भी होगा, मुसव्विरी भी होगी, सब कुछ होगा वहाँ पर। और हमने देखा है कि आर्ट्स काउंसिल कराची का बड़ा ज़्यादा बहुत एक्टिव है, मुतहर्रिक है, बहुत और वक्तन शोज प्रोग्राम्स होते रहते हैं। इंटरनेशनली देखिए इस दफ़ा कितना हैपनिंग है, और तकरीबन महीना चलेगा, नहीं? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो ये 7 दिसंबर तक ये जारी रहेगा। तो इसमें जनाब राहत फ़तेह अली खान भी परफॉर्म करेंगे, हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट सजाद अली भी होंगे, और 144 ममालिक के डिफरेंट ममालिक के आर्टिस्ट यहाँ पर होंगे। तो एक आर्टिस्ट उनमें से हमारे साथ है, डोमी फॉरेस्ट इनका नाम है, ऑल द वे फ्रॉम स्वीडन। यस डोमी, वेलकम ऑन द शो, हाउ आर यू? I'm feeling so good, and I'm so like, yeah, you guys are welcome so to amazing. Pakistan, welcome to Karachi, welcome to 365 Rise and Shine. Thank you I'm so Nadia, much. This is Zohaib. So tell us something about the festival, how things are going, and also about your work, your mural art. I'm so like newly landed, but I'm feeling so good because all of you are so incredible and amazing, and the festival is so colorful, and everybody is treating us so good. So Karachi, it's always welcome. Yeah, I'm like filled up this much with love. Like it's just going more and more and more all the time. Tell us about your artwork, your expertise, the mural art. Exactly. So I'm a traveling artist, mural artist. I make paintings all over the world, and I'm very like inspired by nature and the forest. That's why my name is Tommy Forest. Okay. And please tell us about mural art itself also. What is it like, and where do you draw, on walls
on paper. We don't know much about it. So please. And what is the objective behind it? There must be some, some reason behind it. Yeah. You try to connect with people through your artwork. So tell us something about that. So because I'm always like on the move and traveling, I can't carry around art like as a luggage because I live very minimalistic. So then when I was traveling in Asia for a long time and going through heartbreak, I started painting on walls because that's something that was a big scale, and I also could do it there. I could like create it and then I can leave without any luggage I carried with. So and I got so what hooked. is the thought process behind it? When you see a wall, you just think about the culture of that country where you're moving around, roaming around, and you connect with the people of that country or try to represent your culture through your artwork. What is the thought process behind it? It's like the hand leading me. I can't put a word on it. It's just like me and the paint, and I go into this like meditation of art, and it's just like the energy and spirit and nature talking through. So anything that comes in your mind is just nothing. You're not planning for it. Artist यार आमद होती है. It just happens. It comes to you. It's magic. It It's comes like to you. You can't plan, right? And then you draw on the walls also. Yes. On the walls. Yes. And what is your plan for this festival? What do you plan to do? So now I'm getting the gift to painting on like bigger scale plywood. They're later gonna bring around in Pakistan. So they're gonna like take it off and present it in other places. So I'm gonna do one more like pattern based and one more face based. So one face and one pattern. And we have a big area like Old City area, and that is waiting for you. Walls are waiting for you. I wish. I think I'm gonna come back. Exactly. So have you, what you have learned, anything that you, what is your perception about Pakistan before coming to Pakistan? Anything inspired How do you see already? Pakistan? The culture, people here. The mountains. Mountains? You must go. You're planning to go? I don't have time this time, but I really want to come back because the Hamza Valley and all the beautiful mountains that I've seen there, and even glaciers. Yes, like you have, I've been watching documentary after documentary about it because I love the mountains And you'll so be much. here for how many days, Domi? Until the 7th of November. Oh, that's quite a lot. So it's You quite can Yes. do so much. You can even go to the northern side. And I come hope back, if in they're a not few keeping days. me busy. You It's can such- just You'll definitely- you can. It's Go. true. You see, Domi, we always say that, we always say that, come to the common terms between me and you, between us. So what are the common terms? Art is a common term that, through art you can communicate. You don't need to learn the language of that country. Through art you can, bring hearts closer to each other. So this is a strong medium. Yes, art and like mostly kindness and eyes. Like just seeing I don't need language to communicate because everything is through So it's a bit connection. of contemporary art, or it is based on, heritage, historical background. So what do you prefer? It's a contemporary art, or? I think nature speaks. Like Nature I is don't define it something in that any drives role. you, yeah. So just spontaneous, whatever comes to your mind. The like spirit, I would say. Yeah, it's something like that. Nature inspired. What about faces? Different faces, like if you move around in the region of Pakistan, India, people are different. Their behaviors are different. Exactly. Their looks are different. Yeah. So that's what attracts you. I love patterns, so I love everything because everything is art. Like every face, every leaf, every branch, every rock, every cloud, every sun. We only have one sun, Like a true but artist. like Okay, you have every been light. watching documentaries about Pakistan. So what caught your attention? You have any plans to try some special foods or go to some special places? In Karachi especially. In Karachi, unfortunately, I didn't get the I trust my beautiful friends that I have here now that are gonna show me so much. So we're And gonna as an go. artist, you always think about how people perceive you, your artwork. So how do you communicate with them when somebody asking you what you're drawing and what is the thought process? How do you define that? And getting the same same concept that you are portraying on the image.
So it is the most important part. बहुत मुश्किल सवाल नहीं कर रहे बेचारी, कल आई है तो बस कर दो. It's like पाकिस्तान के सवाल. It's okay. It's okay. Just the simple questions. Yes. So what would you like to eat? What kind of food? हमारी मेहमान है. We the perfect host. बस कर दो. No, she is comfortable. She is quite comfortable. No, tell me, what would you like to have? She's doing wonderful. Are you vegetarian, non-vegetarian, spicy food, sweet foods? What do you like to have? Biryani, I've heard about. I really want to have that. You want to try the biryani? Biryani? Yes. Biryani. I'm sorry. ये पूछो. And then my favorite. Without is, tasting biryani, you can I know, but I landed 5 o'clock yesterday. Then So what did you it's have? so You tasted fresh. it? I had palak paneer. पालक पनीर खाई? अरे वाह, पालक I पनीर love खाई. it. You should taste halim as well. Yes. Yeah. You Two must special try them. dishes of Yeah. Karachi, halim I and see. biryani. That's so cool. Without tasting it, your tour is incomplete. I know, but I have many more beautiful So days. okay with chicken, mutton, beef ऐसा लग रहा है मैंने अभी खाना बनाना इसके लिए ने डोमी के लिए. Why not? But it's so spicy. So Spicy, yeah. and you know Karachi is the hub of spice. Oof. They add spice in everything. Even I struggle living here. Still I struggle. Yesterday But, I was like, please डोमी के लिए जो है ना मिर्चे कम, तेल कम, खाना सही होना चाहिए. What about sweets? Do you have a sweet tooth? too much. Too much मेरी बहन. अच्छा, वो भी ऐसी. Then you must try the rasmalai, Yeah. jalebi. अच्छा, अब ये there's a list of. है ना, अभी मेहमान है यार, I need ख्याल to do रखना like पड़ेगा. a- Don't you get to to-do see so list. many people, like people from artists from 144 countries are gathering know. in the festival. So it's a big opportunity for you as well to communicate with them, to exchange ideas, views. So tell us something about that. I'm so blessed to have this opportunity and like to talk with everyone, and everyone is such a beautiful soul. So we're talking about life, we're talking about their projects, how it is to like be an artist, because it's not that easy all the time, because it goes against the norm. So it's so incredible to be with other people that do the same. A lot Are of you Pakistani familiar? artists are Are you also familiar with performing any in that. Pakistani artists, singers? Not or yet. Painters? Not yet. We have Rahat terrific Bhai singers, Samir. Rahat Rahat Bhai Fateh Ali, Samir. Sajad Ali. Sajad Ali is also Ali aa raha hai. performing in the Amazing. festival. We'll Yeah. go crazy. I think I will. Our music is just beautiful I and know. original. Yes. That's the best part. Yes. ना? और बताओ. और इनको It's so आप ड्रामा में भी कोई हो सकता है कि एक महीने तक है कोई स्पेशल प्ले वगैरह. Give her a chance to act as आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में. तो उनसे Are you पूछेंगे. interested in acting? Because Nadia is here. She'll Yeah, give you I a act chance. sometimes. Me? We have a director coming, a very, very famous director coming in a few Wow. minutes. So tell us about your life in Sweden. What is it like? I only spend like 2 months every year in Sweden. That's it? Yeah. I mostly travel all the time. And which countries have you traveled to so far? Around 40 countries. 40? It's a In lot 5 of years? No, since I was a baby, I traveled with my family. But then since I finished school, I've been traveling, and then I'm in one country for 1 or 3 months, and then I change country. So I go around like that. So which country you see in Europe? We have seen a lot of murals, Mm-hmm. graffiti. But in Pakistan, there's no concept of murals and the paintings on the wall and all Mm-hmm. Yeah. that. So how do you motivate people in Pakistan to come towards that art as well? It's a way of making things beautiful. Like you make a wall beautiful. And for me, if people realize that they can do that just by like asking, they have a wall at home probably, they have a wall on their house, so they can paint on it and make the world beautiful, because it's a way of expressing yourself and spreading Hopefully this love. connection will continues. make your home very When she goes exclusive. back, she'll talk good things about Of Karachi course. and Pakistan. I love it. This bond is I love it. So we can meet you when? During the Yeah, festival? throughout the whole week. You will be there? Yeah. अरे Yeah, माशाल्लाह. I'll be डोमी there. का काम देखिए, म्यूरल आर्ट की एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान ट्रैवल कर रही हैं. मैं उनको नहीं भी समझ आई हो तो 40 कंट्रीज माशाल्लाह ट्रैवल कर चुकी हैं और अपने म्यूरल आर्ट को ये शोकेस करती हैं बहुत सारे मुल्कों में. अपने मुल्क में तो बेचारी 2 महीने रहती है साल में. हाँ, स्वीडन में. लेकिन म्यूरल आर्ट देखे, कमाल है. ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आर्टिस्ट के लिए होती है कि देखिए कोई खाली दीवार है, अब उसको आपने कलर्स से भरना है. आपका कॉन्सेप्ट क्या है उस शहर के बारे में, उस मुल्क के बारे में, कल्चर उसका डिपिक्ट करना है. फिर इंटरकल्चर हार्मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आई फॉरगॉट टू आस्क फ्रॉम यू. Harmony. Yeah. No, isn't it?
It depends how you define it. Like harmony is if you follow your heart, I think you're always going to be in harmony. Exactly. Any message from your side? Love is the answer. Just like eat, treat love, everybody. pray. Yeah, like treat everybody with love and kindness. Yeah, thank you. that's so That's a nice. great, तो wonderful जी आप message. डोमी का Thanks for काम coming, देख Domi. सकते हैं, ये जो फेस्टिवल है पाकिस्तान बिल्कुल आर्ट्स काउंसिल में पूरे महीने का फेस्टिवल है, बहुत सारी वहाँ चीजें चल रही होंगी, मैं तो जरूर जाऊंगी। बिल्कुल, और ये Music डोमी भी को दोबारा ही होगा। बुलाएंगे ना, जब ये परफॉर्म कर लेंगी तो उसके बाद फीडबैक क्या होता है? हाँ, तो So we दूसरी would like to, मुलाकात में you know, हम सब invite ज्यादा you. कंफर्टेबल हो जाएंगे। Some other day, yeah. अब इसे ऐसे वार्म अप था जरा, तो Thanks उसके for बाद coming. ज्यादा Thanks for अच्छा जरा coming. उनका भी तो काम जनाब ये देखेंगे। थी हमारे साथ डोमी फॉरेस्ट, Thank you स्वीडन से so आई थी और आई है बल्कि, और अभी आर्ट वर्क अपना दिखाएंगी कराची फेस्टिवल में, जो कि आर्ट फेस्टिवल हो रहा है। आप भी जरूर जाइएगा, देखते हैं। अब क्या ब्रेक लेना हमने? एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, कहीं फारूक जाएंगे रेन भी अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। इश्क मुर्शिद के कमाल डायरेक्टर, बाकी के कमाल डायरेक्टर। ड्रामा जब वो जिस ड्रामे पे बस उनका जो काम शुरू हो जाता है वो हिट ही होता है, सुपर हिट होता है। संगे माँ, संगे पता नहीं और कौन कौन से ड्रामे, इश्क मुर्शिद तो है ही, संगे माँ और वो एक और भी था, बहुत सारे हैं। प्यार के सदके, ओफ बहुत सारे हिट ड्रामास। किस किस का नाम लें तो उनसे मुलाकात होगी मेरी, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ और आप भी उनसे जो है पहली मुलाकात हम दोनों की है उनसे। और ज़्यादा इंटरव्यूज देते नहीं है, तो इसलिए एक्सक्लूसिव ऑन राइज एंड शाइन इस ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। राइज एंड शाइन में वाकई जो है ना सुबह हो गई है। वाकई क्या बात इतनी है, रोशनी, इतनी मुझे खुशी है। फारूक रिन से मैं आज मिल रही हूँ। स्टार्स बनाने वाले हमारे साथ है ना। अरे वाह, मैं जब बागी ड्रामा देखा ना, उस वक्त मैं ड्रामे देखती नहीं थी। मैंने जब वो ड्रामा देखा, मैं कहा डायरेक्टर कौन है भाई, इतना कमाल ड्रामा। मैं तब से इनकी फैन हो गई। मतलब फाइन टेक्निकलिटीज, बहुत निटी-ग्रिटी में जाके डायरेक्शन जो होती है वो आप समझ जाएं कि वो किसकी बहुत बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री का। और ऐसे इनके ड्रामास जो कि ट्रेंड सेटर होते हैं, सुपर हिट होते हैं। इश्क मुर्शिद की अभी हम बात करें, नाम ही काफी है। नाम ही तो काफी। फारूक रिन साहब, फारूक दादा हमारे साथ है, क्योंकि so पीछे से मैं सुन रहा हूँ ना आवाजें दादा की आ रही है आपके लिए। पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। और इस पैकेज के बाद मुझे मेरे ख्याल में चले जाना चाहिए। नहीं तो ज्यादा बैठेंगे, बल्कि ये तो आते कुछ भी रहेंगे नहीं था, शो पे। मुख्तसर ये इंट्रोडक्शन था आपका, हम ये समझते सर बहुत मुबारक हो अवार्ड की, बेस्ट ड्रामा सीरियल का अवार्ड, एंड वेरी डिजर्विंग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बेसिकली जैसे कुछ भी होता है तो वो एक बंदे की नहीं होती, पूरी टीम की होती है। राइटर की, प्रोड्यूसर की, आर्टिस्ट और पूरी टीम, ENG के, DOP, असिस्टेंट, एसोसिएट। बिल्कुल। तो वहाँ पे इतने नाम थे कि मैंने कहा किसके नाम लूँ। मैं तो नाम जो 3-4 नज़र आए वही उनके नाम ले लिए। लेकिन जैसे स्पेशली वहाब जो एसोसिएट है उसने, और जो असिस्टेंट है DOP जिब्रान रेन, बाकी आर्टिस्ट तो सारे सबको पता है जी। तो सर जब आप बना रहे थे ड्रामा, आपको लग रहा था कि ये इतना बड़ा हिट होगा, इसके बजट, इसकी प्लानिंग और ये आपको लग रहा था? मैं तो नॉर्मल एक उस वक्त क्या ज़हन में था? सिग्नेचर प्रोजेक्ट है या प्रोजेक्ट जो मजबूरी में की है ना जी, किसी वजह से, मजबूरी मतलब किसी वजह से आए, वही ज्यादा हिट हुआ है। ज्यादा हिट हुआ है। सही बात है। उसमें भी है, उसमें गुल्ले राना भी है, ठीक है। और प्यार के सदके तो नहीं है, प्यार के सदके नहीं है, प्यार के सदके तो मजबूरी होती है ये क्या? नहीं, मजबूरी मतलब ये कि जैसे मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, मुझे आज तक, पहले तो ये कि आज तक कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं मिला जो कि मैं कहूँगा यार वाह, यानी कन्विंसिंग हो आपको कह के अब मुझे करना है, जो आपके लेवल का साल एक कभी ये भी हुआ कि एक साल ना करते करते कोई अच्छा स्क्रिप्ट मिला नहीं, साल के बाद वही किया, तो मैंने कहा साल जाया क्यों किया मैंने। वही कर लेता, वही करना, बात सही, वही कर लेता। तो कुछ मुझे बताएं कि आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत जबरदस्त है, क्योंकि एक्टर के लिए तो हम कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, लेकिन आप एज अ डायरेक्टर जो मैंने फाइन निटी-ग्रिटी की बात की है ना, वो भी मिसिंग नहीं होती आपके ड्रामे में। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एनर्जी मुझे आर्टिस्ट देते हैं, आर्टिस्टों को शायद मुझसे मिलती हो एनर्जी, क्योंकि होनी चाहिए एक दूसरे को, तभी जाके चीज़ें बनती हैं। अगर मैं एक आर्टिस्ट को कहता हूँ यार यहाँ से बात करते ना, ये करके ये चले आओ, तो वो 10 बार सोचेगा यार ये तो अजीब लगेगा। लेकिन अगर उसने कहा, सोचा कि यार कर लूँ, अच्छा हो सकता है स्क्रीन में अच्छा लगे, तो वो कर लेता है। तो मुझे उस चीज़ से मिलता है कि हाँ यार ये इम्प्रोवाइज कर लिया, हाँ ये कुछ मतलब इसको भरोसा है। सही। सर इसके हिट होने की वजह आपको क्या लगती है? इश्क मुर्शिद का इतना फिनोमिनल सक्सेस
क्या वजह? इसकी वजह मुझे जो लगता है कि प्रोड्यूसर मोमल भाभी, उनको तो हमने देखा नहीं ना जब हम प्रोजेक्ट देख रहे हैं, लेकिन आम क्योंकि शख्स के लिए ऐसी नहीं, मैं उसकी मिसाल देता हूँ। और सबसे बढ़ के बिलाल अब्बास, सबसे बढ़ के फर्स्ट नंबर, क्योंकि हम प्यार के सदके कर चुके थे। प्यार के सदके उसको एक अंदाजा हो गया था, अगर ये मुझे कह रहा है कि यूं मतलब मिसाल तो एक सीन खत्म हो गया, वो मैनेजर भी जा चुका है, ठीक है, तो मैंने कहा सही थोड़ा डांस मूव करना है, ये कर लेते हैं, तो बिलाल ने कहा ओके, डायरेक्टर्स एक्टर बन ठीक है ना। वो जो मूव था इसका ऐसे कमरे में आते हुए, जो बड़ा वायरल हुआ था। जैसे प्यार के सदके में यमुना को मैं कहता था कि यार यूं करके एक टांग थिंग जंप लगा के एक सीन में किया हुआ है ना, तो यमुना ने कहा एक सेकंड, ठीक है ओके। तो अब इससे क्या, अगर वो मुझे कह दे कि नहीं यार अजीब लगेगा, नेक्स्ट टाइम मैं चीजें नहीं करूंगा। आप सब मिसाल देने के लिए सही, ठीक है, मिसाल इसकी बहुत बड़ी मिसाल एक ये है प्रोजेक्ट, यानी एक वेवलेंथ पे है, और एक दो और प्रोजेक्ट हैं जो कि मुझे लगा कि मैं वहीं पे, जैसे आप देखें यहाँ पे आपको प्रोड्यूसर अगर रोकता है कि यार नहीं ये बात ना करो, इस तरह ना करो, तो आप रुक जाएंगे बिल्कुल। लेकिन आपको कहता है यार गुड, ठीक है, आप क्योंकि प्रोग्राम के लिए आप ये तो नहीं हो सकता कि आप फॉलो करें कि आप नहीं आप देखिए, ये बुरा लगता है आपको, ये यूं करना, यूं सवाल करना, तो आपको जहां पे बांध दिया जाए ना वहां पे आप क्रिएटिविटी खत्म है नहीं। तो मुझे लगता है पूरी टीम, दुरेफिशा, बिलाल, सलमा हसन, जो है नूरुल हसन, भले कहाँ से आया ये मुझे बताइए। हाँ। तो अच्छा तो नाम अच्छी तरह पता है, एक दो नाम ले लूं, फिर उमेर राना, ठीक है ना, हिरा, और किसी का नाम तो नहीं भूल रहा, चलिए जिसका भूल गया। अब भले की मजे की चीज हुई है कि एक बंदा आता है बाहर से ना, तो जाहिर है वो एक गरीब बन के रहना है, तो मैंने सोचा कि एक सीन रख लूं कोई ऐसा जो कि ठेले पे मिले, कुछ वो कोई भी हो सकता है, वो पंजाबी स्पीकिंग हो सकता है, पश्तो, तो एक मैं अपना एक स्क्रिप्ट स्लोई लिख रहा हूँ, तो उसमें एक सीन मैंने लिखा था कि वो क्योंकि चैनल पे लिख रहा हूँ मैं, दर मेरा जो है प्रोडक्शन हाउस चैनल, तो उसमें करेक्टर वो कहता मुझे जाना है, मुझे पैसे चाहिए, यूके जाना है, तो कहता है यूके मतलब पाउंड, तो कह रहा है पाउंड नहीं पैसे, उमरकोट जाना है, तो ये सीन मेरे स्क्रिप्ट का था। तो मैंने कहा यही सीन, अब वो राइटर को बताया, राइटर ने कहा, राइटर की हंसी आ गई कि हाँ गुड है, प्रोड्यूसर वहाँ पे, तो मैंने कहा ये सीन इनका डाल देते हैं, इसका भले का, क्योंकि भले का वीडियो एक देखा था मैंने जिसमें सिर्फ भले भले करता है अलीगोल, मतलब वो भले भले करता है, तो मैंने कहा मैं सब्जी वाला इसलिए कर तुम्हें कर रहा हूँ कि तुम कोई भी आएगा तो भले तभी यूज होगा ना जब कोई बंदा पूछेगा, तो वो सीन क्रिएट किया, वो सीन जो है वो इतना हुआ कि उसके बाद मैंने जितने भी सीन्स उसके थे वो लिखना शुरू किया, क्योंकि कॉमेडी वो बड़े मजे के, जब वो वेटर बन जाता है, इधर भी है इधर भी है, हर तरह से बड़ा अच्छा। सर एक दो लेकिन सवाल थे इश्क मुर्शिद को लेके, मैं कब हमेशा साल से मेरे जहन में है, मैंने कहा कभी मौका मिले तो पूछूं कि एक सीरियल जो कि इतना कमाल स्टार्ट होता है, इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, सीन्स थोड़ी बहुत ड्रामेटिक लाइसेंस है ही, जो बातें नहीं समझ आती, लेकिन वो इतने मजे की परफॉर्मेंस थी कि वो चल गया। लेकिन टुवर्ड्स द एंड जो ड्रामा इश्क मुर्शिद था इतना स्लो क्यों हो गया, इतने सारे फ्लैशबैक्स, और लगा जैसे खींचा जा रहा है ड्रामे को। नहीं थे, लेकिन ये हुआ कि बेसिकली 26 पे ये खत्म होना था, ये ठीक है। तो मुझे मामल भाभी ने कहा कि मैंने वहाँ पे 30 के ना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, तो मैंने वहीं पे कहा, मैंने कहा इसको खत्म, क्योंकि इसकी ये स्टोरी वो नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना, ये तो सिर्फ एक फजल बख्श खत्म हो गया, कहानी खत्म। लेकिन मैंने एक चीज़ सोची, क्योंकि जिस तरह से कहा गया था, मैं अगर सच्ची बात बताऊं तो मीडिया में अगर किसी की, मुझे लगता है मैं हर जगह भी ये कहता हूँ कि किसी की अगर मैं दिल से इज्जत ज़्यादा करता हूँ तो मोमल भाभी हैं। अगर वो मुझे कह दे ये, तो मैं शायद उसकी बात रख लूँ, अगर वो इस तरह से, तो मैंने यही सोचा कि बाकी जगहों पे तो कहा भी नहीं जाता, कर देते हैं जी, सत्यानाश कर देते हैं, ये तो कह रही हैं, इसने तो कोई अब जितनी, हाँ, और इतनी मैंने इसमें इम्प्रोवाइज इतनी की
कि वो प्रोड्यूसर ने तो मुझे कोई या उसकी कंटेंट वालों ने कोई इतना शुरू में किया था, थोड़ा सा किया था, लेकिन फिर बाद में फिर नहीं। लेकिन सर फिर भी 160 मिनट ऐड करना हाँ, प्लान वो स्क्रिप्ट में तो अब जाहिर है, अच्छा इसमें राइटर जाहिर है वो अपने कामों में था और उसका हाँ उसका मैसेज था, जब इतना कर लिया तो ये भी खुद कर लो। और चीज हिट हो रही है, सारे लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ऑनियर कह रहा हूँ वो ये है अलमिया और मैं राइटर के बारे में एक लाइन सर्व कहूंगा राइटर के जितने, देखिए हम लोग ये जो 1 है ना वो राइटर होता है, हम 0 लगाते हैं, 1 हटा दिया तो 0 कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो राइटर की तो मतलब तारी अगर देखा जाए तो राइटर का। जैसे आपने लिबर्टी की बात की, यानी आजादी होनी चाहिए काम करने की, एक्टर्स को भी आप देते हैं, तो आपको आजादी किसने, यानी हुमायूं सईद के साथ भी काम किया, हाँ बहुत ज्यादा, फहद के साथ भी किया, मोमल के, तो कौन सा आप समझते हैं कि इस प्रोडक्शन हाउस में जरा सही मुझे मुझे 6 सिग्मा में बहुत ज्यादा आजादी मिली। गुले राना इसकी मिसाल है, इमरान अशरफ को भी बताता है, उसका करेक्टर मेरे ख्याल 4-5 एपिसोड तक था, तो बाकी एंड तक लेके जाना, अगर वो 6 सिग्मा अगर कुछ इंटरप्ट करते तो वो किसी ने नहीं किया, कुछ भी चीज़ें बना लूँ 6 सिग्मा में कभी भी नहीं, बहुत अच्छा, बल्कि MD बहुत अच्छा, खराब है तो एक ही प्रोडक्शन बस उसका नाम ठीक है, पर नहीं ले रहा मैंने अभी उसका तो जिसका नाम नहीं लिया ना मेरे ख्याल उसकी बात कर रहे हैं, फिर आप समझ जाएं। अच्छा सर 2 सवाल जो कि अगेन फिर इम्पोर्टेंट है, इश्क मुर्शिद के बाद हम इंतजार कर रहे थे कि जी आपका जो अगला ड्रामा आएगा बस इससे भी जबरदस्त होना चाहिए, इंसान की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। एंड देन केम हमराज, और हमराज में आप कहीं नजर नहीं आए हमें, नाम तो आपका था लेकिन जो काम था टू बी वेरी ऑनेस्ट लगा नहीं कि आपके लेवल का है उस कहानी में, परफॉर्मेंसेस में, डायरेक्शन में, तो आप थे भी या नहीं थे उसमें? वो पहले तो ये कि मैं उसको ऑन नहीं करता, वो मेरा है नहीं, क्योंकि इसकी मिसाल इस तरह दे सकूँगा कि कोई चीज़ हम बनाते हैं ना तो वो कंप्लीट हमें बनानी चाहिए। बिल्कुल। आधे में से अगर बेशक मुझे गाड़ी दी गई है हैदराबाद ले जाने के लिए, तो आधे रास्ते में वो 3 बंदे, कोई 2-3 बंदे जो सर पे कि ये करना है, तो उसके बाद मैं अपने ड्राइव करूँगा, आप लोगों के कहने पे नहीं, तो वो मुझसे गाड़ी ली जाए और आगे जगह खराब होती है, एक्सीडेंट होती है, तो क्या ड्राइवर उसका मैं ही हूँ? लेकिन आपका रेसिपी जैसे नाम तो मेरा ही होगा, लेकिन नाम आपका थ्रूआउट चलाया है वो आपके यानी कि फैंस अगर कोई के चीज लिए अच्छा में नहीं। देखें एक इंसान की चीजें जो आपकी बनी हुई हैं, बिल्कुल अल्लाह ने आपको बनाई है, और कोई आपके नाक इधर लगा दे, कान इधर लगा दे, तो फिर कहेंगे अच्छा वो तो आप उनसे नाराज नहीं कि बंदे ने खराब मेरा नाम एक कढ़ाई बना रहा है कोई 2-3 मिलके उसमें तो चीजें मिसाल देने के लिए कोई वो नहीं है, सिर्फ मिसाल समझाने के लिए कि कोई भी चीज हम बनाते हैं तो फिर हमें बनाने दें। बिल्कुल सही। जब मुझे ये नहीं पता कि गाना कौन सा चल रहा, म्यूजिक कहाँ से हो रहा है, एडिटिंग मैंने की हुई, एडिटिंग जब देखता हूँ तो वो एडिटिंग, तो मिसाल तो पे आप एक मिसाल दे दूँ, फर्स्ट एपिसोड अगर फ्रीज जो है जो मेरा है, यानी कि मैं तो कि वो 9th एपिसोड में लगा हुआ है, इससे ज़्यादा क्या मैं मिसाल, ये मेरे लिए बहुत, इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत ही पेनफुल सिचुएशन थी जब मैं ऑनियर देख रहा हूँ, तो वो ड्रामा नाम तो मेरा चल रहा है, लेकिन तो आपने थोड़ा शूट किया और उसके बाद आपने नहीं शूट तो मैंने कंप्लीट किया, उसमें भी कुछ फर्स्ट एपिसोड में कुछ एक सीन ऐसा था जो मेरा शूट हुआ नहीं था, अच्छा चेंज किया गया। बहरहाल अब मैं सोचता हूँ या बात करता हूँ, बड़ी तकलीफ होती है सर, हमें भी बड़ी तकलीफ हुई एज अ फैन, मतलब इनसे, अच्छा मैं बताऊं, लोगों के ज़हनों में एज अ व्यूअर भी होता है ना, देखिए ड्रामा है तो देखना है, देखिए इन लोगों की इज्जत मैं बहुत ज्यादा करता हूँ, अभी तक करता हूँ, ये नहीं है, लेकिन मुझे मेरे लिए बहुत तकलीफ देता कि मैं इनको फोन कर रहा हूँ कि मतलब ड्रामे को बचा लो, चलो आप लोगों ने जो करना था वो कर लिया, लेकिन ड्रामे को तो बचा लो, ड्रामा तो आपका भी है, बिल्कुल मेरा तो अकेले का नहीं है। और फिर जब तनकीद होगी तो कहेंगे कि जी तनकीद बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अच्छा फिर सर इस पे आप क्या कहेंगे, अब्दुल खालिक खान जो आपके इश्क मुर्शिद, अच्छा इसमें थोड़ी ऐड कर दूं मैं, ये चीज़ है ना कि बहरहाल ये जो चीज़, खैर आगे चलते हैं। नहीं आप प्लीज बताएं, प्लीज आगे चलते हैं, नहीं आगे जाते हैं, मैं अच्छा फारूक भाई आपको याद है वो वाकया 20 साल पहले? हाँ याद है मुझे, वो वापस आने चाहिए, बस 20 साल बाद दोबारा होना चाहिए ऐसा। 2007-8 मेरे ख्याल में, या जी ऐसे ही था बिल्कुल, ऐसे 6-7 उस वक्त हम दोनों जवान थे, बिल्कुल ठीक है अभी भी दोनों जवान है। उन्होंने ऑफर किया आपको रोल?
बस कुछ ऐसे ही था। मैंने इसका मैंने कोई एक सिंधी प्ले सोचा। हाँ बिल्कुल मैं किया कोई प्ले किया 20 साल मैंने सिंधी वीडियो में काम किया। और इसको मैंने कॉल की कि यार इतना अच्छा तुमने किया है तो मैं तुम्हें कुछ करवाना चाह रहा हूँ। तो इसने डन। उसके बाद जब कॉल की तो कहा मैंने तो न्यूज चैनल ज्वाइन कर लिया वगैरह वगैरह। ये हुआ है क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि मेरे ख्याल में संजा पे भी बस मैं उस वक्त नादान था। अब तो मैं नाराज हूं। अच्छा अब अगर अभी कहेंगे तो अभी कहेंगे तो बस मेरी तरफ से भाई ये कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कहेंगे सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तुम यही करो। नहीं ऐसा नहीं कहेंगे वो। अच्छा सर, ये अब्दुल खालिक खान जो आपके, वो फिर मैं वापस आती हूँ कि इश्क मुर्शिद के जो राइटर हैं, इतना हिट ड्रामा एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज, जो हमें लगा कि एक इतना एस्टैब्लिश्ड ड्रामा स्क्रिप्ट बच्चे ने देखा, बड़े ने देखा, और उसकी फोटो कॉपी में आता है मैं जमीन तो आसमान, बिल्कुल कॉपी ऑफ इश्क मुर्शिद एंड बाय द सेम राइटर। मुझे किसी ने कहा, ये कैसे होता है? मुझे किसी ने कहा तो मैंने नहीं एतराज। मैं देखिए एक बंदा है जिसकी वजह से हम सबको इतनी इज्जत मिली है, उसका नाम अब्दुल खालिक खान है। ठीक है ना। मैं कैसे मतलब मैं आपको बताऊँ, इंसान है, कुछ चीज़ें आती हैं दिन में, ये मेरे अलग से कुछ नाराज़गी भी बीच में हुई थी ये वो, लेकिन मैंने फिर सोचा कि अगर ये नहीं देता ये कॉन्सेप्ट तो फिर मतलब किस पे हम काम करते। ठीक है ना। एक तो ये, दूसरा ये कि मैंने वो देखा नहीं, मुझे नहीं इतना पता, लेकिन मुझे हाँ बहुत सारे लोगों ने कहानी दो जो है ड्रामाज में कैसे दे सकते हैं? नहीं अजीब बात नहीं, मुझे नहीं इसका अच्छा कुछ। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा फिर आपने उनसे बात भी नहीं की? और वे नहीं आगे के प्रोजेक्ट्स बताओ मुझे थोड़ा सा। एक्टर्स जब भी हमारे पास लोग आते हैं तो मैं कहता हूँ हमारे एक्टर्स को क्या सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हीरोज़ को हमारे ख़ास तौर पे, कि ज़रा सा बस में भी ट्रैवल करें, थोड़ा पैदल भी चल के देखें, थोड़ा ऑटो में भी बैठे, ऐसा ही है। उसके बाद वो बॉडी लैंग्वेज और वो सारी चीज़ें आएंगी। ऐसा है ना फारूक भाई? ऐसा है, और जिनको मैं जानता हूँ वो करते भी हैं। करते हैं तो नजर आता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे मेरे फेवरेट मतलब बिलाल अब्बास, रज़ा मीर, जाहिद अहमद, फहद मुस्तफा के साथ बहुत पहले काम किया था, वो तो ज़ाहिर उसका नाम ही काफ़ी है। हुमायूं सईद, ये अच्छा ट्रैवलिंग करना तो खैर एक और भी चीज़ है ना कि वो अब मुश्किल भी है। बिलाल करते आप सोचें कि हम लोग ह्यूस्टन में मैंने कहा नीचे उतरो तो कह रहा है नीचे नहीं उतर सकता, लोग तो ये मार देंगे मुझे। हाँ जितना दुरे, और वो कह रहे हैं ये तो खाजा नहीं। और हमें बताया भी था नाज़िया ने कि बिलाल अब्बास का ऐसा क्रेजी फैन फॉलोइंग थी कि ह्यूस्टन में जब वो गए अवार्ड्स के लिए सब पागल हो गए थे इसको देख। अब वो मैं सोचता हूँ कि ये कैसे पब्लिक प्लेस में जा सकते हैं, पहली बात। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा बहुत इसलिए करते हैं कि देखिए ये सभी उनकी चीजें आती हैं, कुछ ये सपोर्ट है बेसिकली। तो मुझे लगता है कि गॉड गिफ्टेड होता है आर्टिस्ट। हाँ नहीं, और कुछ बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने नहीं भी एक्सपीरियंस किया हो, वो अपनी ऑब्जर्वेशन से पकड़ लेते हैं उस सिचुएशन को। सर अभी नेक्स्ट आपका ड्रामा कौन सा है? अभी डायरेक्शन शुरू हो गई है आपका? गिरिन का चल रहा है, आदरा ज़मीर मायाली उसमें लीड कर रहे हैं। वेरी नाइस। नूरुल हसन है, उमेराना। अच्छा उसमें तो कोई मदाखलत नहीं? सही हमें फारूक में पूरे नजर आएंगे। सही उसमें सही मतलब अभी तक तो नहीं है, आगे चल के कुछ। एंड व्हाट इज इट अबाउट सर? क्या सब्जेक्ट है? रोमांटिक है तो क्योंकि तो एक्सपेरिमेंट भी आजकल बड़ा हो रहा है ना। चैनल एंकर आपका ही करेक्टर तो मैं मुझे मेरा नंबर सबके पास था, आपने क्यों मुझे? बिल्कुल, ये तो रात को भी फोन उठा लेते हैं, कोई मसला नहीं। और दूसरी चीज है कि बेसिकली ये नहीं है, देखिए इंसान है, हम लोग गलतियां कर सकते हैं। मैं बिल्कुल इसको क्लियर कर दूं कि हम गलतियां कर सकते हैं, लेकिन वो गलती आपकी होनी चाहिए ना, किसी और की गलती आपको वो तकलीफ है। ये बात किसी और की गलती पे आपका नाम किसी और मतलब कैसे आप कर सकते हैं। बाकी ये है कि नाकामी कामयाबी तो हर बंदा देखता है, किसने नहीं देखी। अच्छा मेरी क्योंकि रिसर्च है पूरी, दिलीप से लेके राज कपूर से लेके राजेश खन्ना से लेके मतलब बॉलीवुड, तो इन सब ने नाकामी, बुरी से बुरी नाकामी, डिप्रेशन देखी है उसने। उन्होंने अमिताभ बच्चन आप देखें लीड वो पैदल चले गए थे अपने प्रोड्यूसर के पास कि यार कोई कहाँ वो फिल्म, वो जो शाहरुख खान के साथ जो जी बिल्कुल वो फिर वो मिली। सब ने बुरे से, मैं दिलीप कुमार ने नहीं देखा, दिलीप कुमार से ज्यादा कामयाब कौन होगा? वहीद मुराद देखे, वहीद मुराद देखे, कोई भी आप। तो ये
देखें हम लोग वो नहीं है कि हम कोई 100 चीज़ें बनाएंगे। और ये भी बता दूं कि 3 अगर नाम ले लें बॉलीवुड के बड़े नाम, मैं इनको नहीं जानता क्योंकि नई फिल्में में नहीं देखता, शाहरुख खान इनकी नहीं देखता, इतनी मुझे नहीं है, आमिर खान की कोई 1-2 फिल्में, राज कपूर, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, मेरा शौक वो है, ठीक है ना, वो मोतीलाल भी है तो बलराज साहनी भी है, तो गुरुदत्त मेरा बहुत फेवरेट। गुरुदत्त जैसा बंदा भी डिप्रेशन में चला गया था, सुसाइड, 39 ईयर्स। देखिए तो मकसद बताने का कि वाटर्स में आते हैं, आप ये ना करें कि मतलब नाकामी कामयाबी सब। सर एज ए डायरेक्टर भी आपको डिप्रेशन हुई कभी? मुझे पहली दफा इसमें हुई, ये जो अभी आप जिक्र कर रही थी। किसमें? यही जो ड्रामा जिसका जिक्र, बहुत बुरे तरीके से, हमराज में। हाँ बहुत बुरा। तो सर जब ऐसा होता है इंसान अपने आप से फिर एक वादा करता है कि यार ये आइंदा ये चीज नहीं करनी है, बस आइंदा जो मुझे सिर्फ ये होता है कि ठीक है आप अभी बात हुई है तो मैं शायद कह रहा हूँ, लेकिन वो ये है कि नेक्स्ट टाइम चलो आपको बंदा समझ नहीं आता, नेक्स्ट टाइम ना करें, बस मुहतात हो जाते हैं आप, सीखते हैं। देखिए क्योंकि मैंने बहुत पहले सालों पहले लड़ाई की थी, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ें हैं कि मैं अगर लड़ने पे आ जाऊँ तो फिर मेरे अंदर डर नहीं है, खौफ नहीं है, कुछ जेनेटिक भी होती हैं चीज़ें। जी बिल्कुल। तो मैंने एक सीनियर आर्टिस्ट से बहुत बुरे तरह लड़ाई, लेकिन मेरा जब कोई दिन नींद नहीं आ रही तो मैंने कहा ये मैंने उससे लड़ाई की, उसने की मुझसे। सही बात है। तो मुझे क्यों मतलब क्यों हो रही है ये टेंशन? उसके बाद मैंने सोचा नहीं बस ठीक है, जो करता है करने दो, बस आगे बढ़ते हैं, मूव Thank you so much. फॉरवर्ड। मुझे बड़ा दुख हो रहा है जब कह रहे हैं कि टाइम ओवर हो गया, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बहुत बातें, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर आप आते रहेंगे अभी और बहुत सारी बातें, आप बहुत कुछ सीखने को आपसे मिलेगा, हमें भी, वहाँ आर्टिस्ट को भी, आपको भी जो कल के आर्टिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, और वंस अगेन अवार्ड की बहुत सारी मुबारकबाद। और मजे की बातें हुई हमारी, आपने देखी, एंजॉय किया होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन में आज बड़ा मजा आया, बिल्कुल बहुत मजा आया, बड़ा दिन से मिलके बातें करके बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, तो अब क्या कर रहे हैं हमने? आज तीसरी गेस्ट पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट की बात करें, उनसे मुलाकात जल्दी से मिलाते हैं जी। हाँ जी, इस मैदान में जरा पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे है, लेकिन अभी उनसे बात करते हैं कि भाई कैसे, लेकिन हम बढ़ रहे हैं उस तरफ बड़ी तेजी से। गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं आपको, कैसी हैं? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक। मुझे इनवाइट करने के लिए रियली थैंकफुल। अच्छा मुझे बताएं भाई, ये इस फील्ड के बारे में मुझे भी और नादिया को भी इतना ज्यादा पता नहीं है, तो ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, स्पेस में हम अपने मिशंस भी भेज रहे हैं, वो तो है, और ये एक अचीवमेंट कहा जा रहा है। कितने एडवांस हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए तो हिस्टोरिकली इतनी कोई अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं थी, बट रिसेंटली जो वी हैव हर्ड के वी आर सेंडिंग और एस्ट्रोनॉट्स फॉर ट्रेनिंग, तो that's what I know, but मेरे लिए क्योंकि जब मैं इस फील्ड में आई तो उस वक़्त इस तरह की कोई नेशनल कॉल मौजूद नहीं थी जिस पे मैं अप्लाई कर सकती, लेकिन आई पेव्ड माय ओन वे, और उसमें एक ऐसा फील्ड है जिसे कमर्शियल स्पेस फ्लाइट कहते हैं, और कमर्शियल स्पेस फ्लाइट में इट्स अ वे टू डेमोक्रेटाइज स्पेस एक्सेस, ताकि आप सिर्फ नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ही ना जा सकें। तो मेरा इंस्टीट्यूट जो है वो वही ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। सो आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी फिजिशियन साइंटिस्ट जिसने ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था बैक इन 2022। तो ये स्पेस, ये आपने जो बताया, ये साइंटिस्ट, मेडिकल रिसर्चर, ये क्या रिसर्च, हाँ ये इसका उससे क्या ताल्लुक है? हमें तो ये होता है कि वैसे वो रिसर्चेस तो हो ही रही होती हैं, लेकिन मेडिकल की क्या रिसर्च वहाँ हो रही होती है? एक तो ये कि जब जो स्पेस एनवायरनमेंट है वो काफ़ी हार्मफुल होता है, उसके काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं ऑन ह्यूमन बॉडी, जैसे कि ग्रेविटी नहीं होती, रेडिएशन होती है, आइसोलेशन होती है। तो इसके साथ मतलब जैसे आपको आप एक
आप वर्टिकल पोजीशन में नहीं होते, आप चल नहीं रहे होते, ज़मीन की ग्रेविटी नहीं होती, तो ये आपको आपके सेहत पे काफ़ी मुनफी असरात डालती है। आपको आई डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपका बोन और मसल लॉस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो स्पेस मेडिसिन रिसर्च जो है वो एस्ट्रोनॉट की हेल्थ बेहतर करने के लिए एक फील्ड है, जिसमें हम रिसर्च करते हैं कि कैसे हम उनकी जो हेल्थ है उसको बेटर कर सकें, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली वो कैसे अडेप्ट कर सकें, उसको लर्न करते हैं। यानी वहीं पर रहते हुए, सारे स्पेस में ही रहते हुए वहीं। जी बिल्कुल। लेकिन ये रिसर्च जो है ये सिर्फ स्पेस या एस्ट्रोनॉट्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं होती, ये ट्रांसलेट बैक करती है अर्थ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मसल एंड बोन लॉस मेरा एक रिसर्च इंटरेस्ट है, स्पेसिफिकली फीमेल फिजियोलॉजी को स्टडी करना इस एरिया में। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम वहाँ पे एक डिजीज मॉडल को लेते हैं जिसमें ये चेंजेस बहुत जल्दी हो रहे होते हैं, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है, बोन डेंसिटी लॉस हो रहा होता है, तो वही काउंटर मेयर्स पर हम आके अर्थ पे अप्लाई करते हैं। एक हमें वहाँ पे एक इंसाइट मिलती है ज़्यादा बेहतर तौर पे, जो कि हम वापस आके ज़मीन पे उसी को अप्लाई करते हैं ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज। तो डॉक्टर सुनील, आप गई हैं अभी स्पेस में बाकायदा, अभी ट्रेनिंग हुई है या जा चुकी हैं, जाने वाली हैं? फ्रांस के स्पेस सेंटर भी जा चुकी है। नहीं वैसे स्पेस में। हेलो हाँ जी बिल्कुल, जी बताएं। जी सॉरी, मैंने कहा मेरा क्वेश्चन था, दोबारा कर लूं, वही वाला करना नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने कहा कि आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं कि स्पेस में आप जा चुकी हैं या भी आपने ट्रेनिंग ली है, जाने वाली हैं स्पेस में, वो बताइए। वेल, स्पेस में जाने की ट्रेनिंग ही ले रही हूँ, इसको कहते हैं पेलोड स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग। इसका मतलब ये है कि आप इसके प्री रिक्विजिट ट्रेनिंग है कि आप अपना अपना रिसर्च प्रोजेक्ट लेके आप स्पेस में एज अ फ्लाइट अपॉर्चुनिटी। और तैयारी कितनी होती है भाई, उसका इतना मुश्किल, कोई सिमुलेशंस इसकी हुई हैं आपकी इसमें, वो आपने एक्सपीरियंस किया होगा द एंटायर प्रोसेस, वो कितना मुश्किल था? बिल्कुल, ये बहुत चैलेंजिंग है। ना सिर्फ एक मेंटल रेजिलियंस आपको चाहिए होती है, बल्कि आपको फिजिकल फिटनेस भी इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इनफैक्ट जब मैंने अपना फर्स्ट टाइम मैंने IVA स्पेस सूट पहना, तो मेरे लिए वो लम्हा फख्र के भी था इन टर्म्स के मैंने कभी इससे पहले पाकिस्तानी एक फ्लैग अपना IVA स्पेस सूट पे नहीं देखा था। और IVA स्पेस सूट होता है कि आप स्पेस स्टेशन के अंदर वो स्पेस सूट यूज करते हैं, तो दो तरह के स्पेस सूट होते हैं। चले, पाकिस्तान का झंडा भी आपने लहराया और हमारी उम्मीद यही है कि पाकिस्तान का झंडा ऐसे ही आप लहराती रहे। डॉक्टर सुनील मुश्ताक, बहुत शुक्रिया आपने लाखों में जाके कोई एक अपॉर्चुनिटी के साथ साथ इतनी इंटेलिजेंस, इतने समझदार, इतने वो होते हैं ज़हीन कि यहाँ तक पहुँचते हैं। और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो खला में जाए बगैर हवा में उड़ रहे होते हैं। जॉन ने तो ड्रामे को तुमने फारूक रिंद के ना किया, तुम तो कहाँ जा सकते थे? कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम यार। ना इस वक्त भी ड्रामे कर रहे होते हैं, छाए हुए होते हैं ड्रामा स्क्रीन पे, एक के बाद एक ड्रामा, और क्या पता इश्क मुर्शिद में यही होते। बस क्या करें, लेकिन आएगा, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, कोई बात नहीं होती। अब हमें क्लोजिंग करनी है। कुछ तो देखा है फारूक रिंद ने आप में, ज़ोहेब। चलें जी, यहाँ नादिया और ज़ोहेब को इजाजत दीजिए, फीडबैक अपना देते रहिएगा। राइजन 6 से बस इतना ही, कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज।